हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। आज हम आपको एक नई और रोमांचक कहानी सुनाने जा रहे हैं, बिलियनियर बॉय 2। चलिए शुरू करते हैं। इस वक्त जुनैद से ज्यादा उस छोटी बच्ची की हालत खराब थी। वैसे तो उस बच्ची को बाहरी तौर पर कोई खास चोट नहीं आई थी, पर इतनी देर तक उस घर में फंसे रहने की वजह से कि उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई। और रही बात जुनैद की, तो उसको बाहरी तौर पर भी बहुत तेज चोट लगी थी और अब उसे एक बहुत ही क्रिटिकल सर्जरी से होकर गुजरना था। इसलिए इस वक्त रेहान और बाकी सब लोग सबसे ज्यादा जुनैद की सर्जरी को लेकर परेशान थे। ऑपरेट थिएटर की लाइट बार बार जल रही थी और इसलिए अमन अभी तक शांति से बैठ भी नहीं पाया था। उसे इतनी ज्यादा घबराहट हो रही थी कि वह बार बार ऑपरेशन थिएटर के गेट के पास जाता और वापस रेहान के पास आ जाता। अमन को इस तरह की हरकत करते हुए देखकर रेहान परेशान होने लगा। उसने थोड़ा चिंते हुए कहा, क्या तुम थोड़ी देर के लिए एक जगह पर बैठ सकते हो? तुम्हारा तो पता नहीं, पर तुम्हें इस तरह देखकर मुझे चक्कर आ जाएंगे। रेहान की बात सुनकर अमन ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं परेशान हूं, इसलिए इधर उधर घूम रहा हूं। अमन की बात सुनकर ईशानी ने उससे कहा, सो व्हाट, तुम्हारे साथ हम सब भी तो परेशान हैं, पर तुम्हारी तरह हम तो इधर उधर नहीं घूम रहे। ईशानी की बात सुनकर अमन ने मुंह बनाते हुए कहा, सबका अपना अपना तरीका होता है, मुझे टेंशन हो रही है, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? अमन की बात सुनकर ईशानी ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा, चुपचाप यहां आकर बैठ जाओ, वरना अब मुझे गुस्सा आ जाएगा। जैसे ही ईशानी ने यह बात कही तो अमन तुरंत उसके बगल में जाकर बैठ गया, पर फिर थोड़ा सा दुखी होते हुए बोला, आज जुनैद की जो भी हालत है उसका जिम्मेदार मैं हूं। काश वह पत्थर मेरे ऊपर गिर जाता। मैं जुनैद को इस तरह से नहीं देख सकता हूं। इतना कहते कहते अमन की आंखों में हल्के आंसू आने शुरू हो गए थे। अमन अभी भी बहुत ज्यादा गिर्द में था और उसे लग रहा था कि यह सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। इस वक्त अमन को अपने आप से बहुत ज्यादा नफरत हो रही थी। उसका इस तरह से बिहेव करना रेहान को अंदर ही अंदर अखर रहा था। अमन को इससे परेशान देखकर रेहान ने उससे कहा, अमन प्लीज शांत हो जाओ, तुम अपने आप को इन सब के लिए ब्लेम क्यों कर रहे हो? ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था कि यह सब कुछ हो जाएगा। और तुम चिंता मत करो, मुझे नहीं लगता कि होश में आने के बाद जुनैद किसी भी बात के लिए तुम्हें दोषी ठहराए। सो रिलैक्स। रेहान के दिलासा देने पर अमन थोड़ा सा शांत हो गया था और उसका गिल भी अब थोड़ा थोड़ा कम हो रहा था। रेहान ने जब देखा कि उसकी कही हुई बातें अमन को थोड़ा रिलैक्स कर रही है, तो वह अपनी जगह से खड़ा हो गया और बोला, मैं एक बार जाकर उस छोटी बच्ची को देख लेता हूं। रेहान की बात सुनकर अमन ने उससे कहा, ठीक है रेहान, आप चले जाइए। अमन की बात सुनकर मैगी और रेहान आईसीयू में एडमिट उस बच्ची को देखने के लिए चले गए। इस वक्त उन लोगों को अंदर जाना अलाउड नहीं था, इसलिए यह दोनों सिर्फ बाहर बनी हुई छोटी सी ऑन ऑब्जर्वेशन विंडो से उस बच्ची को देख सकते थे। कुछ देर तक उस बच्ची को देखने के बाद रेहान अपने पास से गुजरते हुए डॉक्टर से बोला, डॉक्टर, अब उस बच्ची की कंडीशन कैसी है? डॉक्टर जिसने मास्क पहना हुआ था उसने अपना मास्क नीचे किया और रेहान को बताया, उस बच्ची की एक्सटर्नल इंजरी ज्यादा सीरियस नहीं है। हालांकि उसका सिर किसी भारी चीज से टकराया जाता था और उसे काफी ज्यादा इन्फेक्शन भी हो गया है। बहुत ज्यादा देर तक ऑक्सीजन की कमी में रहने की वजह से इस बच्ची का ब्रेन भी थोड़ा बहुत डैमेज हो गया है। जैसे ही रेहान ने ब्रेन डैमेज वाली बात सुनी तो बहुत ही ज्यादा घबराते हुए डॉक्टर से पूछा, क्या कहा? ब्रेन डैमेज, अब उसकी हालत कैसी है? क्या वो बहुत ज्यादा सीरियस है? रेहान का सवाल सुनकर डॉक्टर ने कहा, फिलहाल कुछ भी कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इस बच्ची को ठीक करने के लिए हम जो भी कोशिश कर सकते थे, हमने वह सारी कोशिशें कर ली हैं। अब उस बच्ची के ऊपर डिपेंड करता है कि वह किस किस तरह से रिकवर करती है। मिस्टर रेहान, जितना मुझे पता है और जितना मेरा एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि होश में आने के बाद इस बच्ची को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो सकता है और इसकी थोड़ी बहुत मेमोरी जा सकती है। अपनी बात कहकर वह डॉक्टर तो वहां से चला गया, पर रेहान अभी भी टेंशन में लग रहा था। उसने बहुत ज्यादा परेशान होते हुए उस बच्ची की तरफ देखा जो इस वक्त आईसीयू के हॉस्पिटल बेड पर लेटी हुई थी। यह बच्ची किसी ऑर्डिनरी बच्ची से बहुत ही ज्यादा पतली थी
और इस वक्त उसका यह छोटा सा शरीर बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट और सर्किट से भरा हुआ था। इतनी सी बच्ची को इस हालत में देखकर कोई भी इंसान दुखी हो सकता था। तभी रिहान ने बहुत ही धीमी आवाज में मैगी से पूछा, मैगी तुम्हें क्या लगता है, इस बच्ची की मेमोरी लॉस होना अच्छी बात हो या बुरी बात होगी? रिहान ने यह सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र 10 साल से भी कम है, उसके लिए इतने भयंकर डिजास्टर में अपने पेरेंट्स को खो देना बहुत ही मुश्किल और दुखी कर देने वाली बात होगी। ऐसे में अगर इस बच्ची को यह बात याद नहीं रहती है कि ऐसा भी कोई डिजास्टर हुआ था जिसमें उसके पेरेंट्स हमेशा के लिए उसे छोड़कर चले गए थे, तो हो सकता है कि यह बच्ची जल्दी ठीक हो जाए और उसकी लाइफ थोड़ी बेहतर हो जाए। वैसे भी इतनी छोटी सी बच्ची के लिए हर वक्त दुखी रहना और अपने आप को बेबस महसूस करने से तो अच्छा था कि वह बच्ची अपना बचपन अच्छे से जिए और इन सब बातों से अनजान रहे। 10 साल की उम्र के बच्चे अक्सर बहुत ज्यादा सेंसिबल होते हैं। अपनी आंखों के सामने अपने माँ बाप को मरता हुआ देखना उन बच्चों के लिए जिंदगी भर का सदमा बन जाता है। ऐसे में रेहान को लगता था कि इस बच्ची का इन सब से दूर रहना ही ज्यादा सही होगा। रेहान काफी देर तक इंतजार करता रहा, पर मैगी का कोई जवाब नहीं आया। यह देखकर रेहान ने जैसे ही अपना सिर उसे देखने के लिए पीछे की तरफ घुमाया तो वह एकदम हैरान रह गया। इस वक्त मैगी की आंखों से लगातार आंसू आ रहे थे और वह रो रही थी। रेहान ने आज तक कभी भी मैगी को इतना कमजोर नहीं देखा था कि उसकी आंखों से आंसू आने लगे। जो लड़की अपने एक हाथ से किसी स्पोर्ट्स कार का दरवाजा तोड़ सकती है, जो लड़की इतनी छोटी सी जगह में भी लकड़ी का वह भारी भरकम दरवाजा तोड़कर उस बच्ची को बाहर लेकर आ सकती है, और जो लड़की हर वक्त रेहान की पर्सनल बॉडीगार्ड बनकर घूमती थी, आज उसकी आंखों में आंसू देखकर रेहान अंदर तक बेचैन हो गया था। उसे हमेशा लगता था कि मैगी को किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ सकता है, और चाहे जैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, मैगी हमेशा शांत और एक जैसी रहती है। रेहान ने मैगी को ध्यान से देखा और उसकी नजरों का पीछा किया तो उसे पता चला कि मैगी उस छोटी बच्ची को देखकर रो रही है। इस वक्त मैगी की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। रेहान ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, मैगी असल में रेहान को समझ नहीं आ रहा था कि उस बच्ची को देखकर मैगी को रोना क्यों आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं था कि छोटी सी बच्ची का इतना भयानक और खतरनाक एक्सपीरियंस देखकर मैगी को उससे सिंपैथी हो रही हो। जैसे ही मैगी ने रेहान के मुंह से अपना नाम सुना तो वह एक बार के लिए हैरान रह गई और फिर रेहान से बोली, हम क्या हुआ बॉस, क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं? मैगी का सवाल सुनकर रेहान ने उसकी आंखों की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हें क्या हुआ है? मैं रेहान के इशारे से कहने पर मैगी ने अपनी आंखों के पास कंफ्यूज होते हुए हाथ रखा और तब जाकर उसे एहसास हुआ कि वह अभी तक रो रही थी। इस वक्त मैगी की उंगली पर अपने ही ओ की एक बड़ी सी बूंद रखी हुई थी, जिसे देखकर मैगी को खुद भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने हैरान होते हुए कहा, मुझे भी नहीं पता है क्यों, शायद उस बच्ची की ऐसी हालत देखकर मुझे एक अलग ही बेचैनी होने लगी और पता नहीं कब मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। रेहान ने कुछ पल के लिए मैगी को ध्यान से देखा और उसके बाद बिना उसे कुछ कहे अपना चेहरा वापस सामने की तरफ कर लिया। रेहान को शायद थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था कि मैगी की आंखों में अचानक से आंसू क्यों आ गए थे, क्योंकि शायद उस बच्ची के साथ इस वक्त जो हुआ वह बहुत साल पहले मैगी के साथ भी हो चुका था। असल में मित्तल परिवार के लिए काम करने वाले ज्यादातर बॉडीगार्ड अनाथ हुआ करते थे। बचपन में किसी न किसी कारण से इनके माँ बाप इन्हें छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे और उसके बाद मित्तल परिवार इन्हें अपने साथ ले आता था। इन लोगों को मित्तल परिवार के साथ वफादारी सिखाई जाती थी और साथ ही साथ हर एक काम में माहिर किया जाता था। इसी ज्ञान और वफादारी के साथ यह लोग बड़े होते थे और बड़े होकर मैगी की तरह ही मित्तल परिवार के लिए अपनी जान देने को तैयार रहते थे। मैगी के पास्ट के बारे में कभी भी रेहान को कुछ भी नहीं बताया गया था और ना ही रेहान ने खुद कभी इसके बारे में जानने की कोशिश की थी, पर मित्तल परिवार का बेटा होने की वजह से रेहान को इतना अंदाजा तो था कि यह सारे बॉडीगार्ड्स जो हर वक्त उनकी सेवा के लिए हाजिर रहते थे, इन्हें कैसे ट्रेन किया जाता था और कहां से लाया जाता था। जब चौहान अंकल ने मैगी को रेहान के बॉडीगार्ड के तौर पर चुना था तो उसी वक्त रेहान को मैगी के बारे में सारी जरूरी जानकारियां दे दी गई थी। एक बार में सारी इंफॉर्मेशन को पढ़ने के बाद रेहान ने वह सारी इंफॉर्मेशन जला दी थी, क्योंकि मैगी का अतीत इस छोटी बच्ची की अभी की कंडीशन से भी 10 गुना ज्यादा डरावना और खतरनाक था। उस इंफॉर्मेशन को पढ़ने के बाद रेहान को मैगी पर दया भी आ रही थी और उसकी किस्मत पर गुस्सा भी।
पर सब जानते हुए भी रेहान उन पुरानी बातों को फिर से छेड़ना नहीं चाहता था। आज फिर उस छोटी बच्ची की वजह से मैगी अपने दिल में छुपे उस दर्द से एक बार फिर से गुजर रही थी। रेहान ने जब मैगी की हालत देखी तो उसने डिसाइड किया कि वह अब इस टॉपिक को और ज्यादा आगे नहीं बढ़ाएगा ताकि मैगी और ज्यादा परेशान ना हो। कुछ देर तक आईसीयू में उस बच्ची के पास बैठे रहने के बाद रेहान मैगी को लेकर जुनैद के ऑपरेशन थिएटर की तरफ उसे देखने के लिए जाने लगा। रास्ते में मैगी, जो अभी तक पूरे रास्ते एकदम चुप थी, उसने अचानक रेहान से पूछा, बॉस, जब उस बच्ची को होश आ जाएगा तो उसके बाद उस बच्ची का क्या करना है? यह सवाल सुनकर रेहान 1 मिनट के लिए एकदम हैरान रह गया और उसके बाद कुछ सोचकर बोला, मैंने इसके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं सोचा है। मुझे सबसे पहले बस इसे बचाने की जल्दी थी, इसलिए बाकी चीजों के बारे में मैं सोच ही नहीं पाया। इस बच्ची को रेस्क्यू किए हुए अभी तक सिर्फ आधा दिन हुआ था और इस आधे दिन में रेहान और बाकी सब लोग बस इस बच्ची को और जुनैद को हॉस्पिटल पहुंचाने की जल्दी में थे। इसलिए रेहान का खुद का ध्यान भी इस बात पर बिल्कुल नहीं गया कि जब यह बच्ची होश में आ जाएगी तो इसे कहां रखा जाएगा और कैसे इसकी देखभाल की जाएगी। इस बच्ची के पेरेंट्स उस डिजास्टर में मारे जा चुके थे और रेहान नहीं जानता था कि इस बच्ची का कोई और रिश्तेदार है या नहीं। अगर कोई रिश्तेदार नहीं निकला तो शायद यह बच्ची अनाथ हो जाएगी और इसके पास किसी का भी सपोर्ट नहीं रहेगा। यह सारी बातें सोचकर रेहान ने मैगी से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? हमें क्या करना चाहिए? रेहान का सवाल सुनकर मैगी एक गहरी लंबी सोच में चली गई और उसके बाद थोड़ा झकते हुए बोली, अगर इस बच्ची का कोई और रिश्तेदार नहीं हुआ तो क्या बॉस, आप मुझे इस बच्ची का ख्याल रखने देंगे? जैसे ही रेहान ने यह बात सुनी तो वह एकदम दंग रह गया। उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि मैगी की सोच इस तरह की भी हो सकती है। हमेशा एक्सप्रेशनलेस चेहरा रखने वाली मैगी के अंदर इतनी ममता हो सकती है। मैगी की बात सुनकर रेहान काफी देर तक कुछ सोचता रहा और उसके बाद उसने मैगी से कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर मैगी एकदम हैरान रह गई। रेहान ने जब मैगी से पूछा कि क्या उसके पास कोई अच्छा आइडिया है, तो मैगी ने रेहान से कहा कि अगर इस बच्ची का कोई भी रिश्तेदार नहीं निकला तो वह खुद इस बच्ची को अपने पास रखेगी। जैसे ही रेहान ने यह बात सुनी तो वह एकदम हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि हमेशा सख्त दिखने वाली मैगी के अंदर भी इतनी ममता छुपी होगी। मैगी की बात सुनकर रेहान ने उससे कहा, अगर तुम इस बच्ची को पालना चाहती हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम तो जानती हो कि तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई है और बच्चों को कैसे पाला जाता है इसका तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं है। थिंक अच्छा ये रहेगा कि हम दोनों मिलकर इस बच्ची को बड़ा करें। जैसे ही मैगी ने रेहान की कही बात सुनी तो उसका चेहरा अगले ही पल शर्म से हल्का गुलाबी हो गया। तभी अचानक से रेहान को भी रियलाइज हुआ कि उसने अभी अभी मैगी से क्या कह दिया है। मैगी को शर्माता हुआ देखकर रेहान भी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए और शर्माते हुए अपनी नाक को स्क्रैच करने लगा। इसी तरह बातें करते हुए जब ये दोनों जुनैद के ऑपरेशन थिएटर के पास पहुंचे तो इन्हें किसी के जोर जोर से बहस करने की आवाज आने लगी। जैसे जैसे वे और ज्यादा पास जाते गए, बहस करने की आवाज और तेज होती गई। आवाज सुनकर मैगी और रेहान दोनों ने हैरान होकर एक दूसरे को देखा। इस वक्त इन दोनों के मन में एक ही जैसे ख्याल आ रहे थे कि कुछ तो यहां पर हुआ है, क्योंकि अमन की वजह से जुनैद को जो ऑपरेशन थिएटर इस हॉस्पिटल में प्रोवाइड करवाया गया था और कोई नॉर्मल टी नहीं था बल्कि काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। नॉर्मली जब भी कोई ऑर्डिनरी इंसान हॉस्पिटल में मेडिकल ट्रीटमेंट और सर्जरी के लिए आता था तो उन लोगों को हॉस्पिटल के फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पर शिफ्ट जाता था और इस वक्त जुनैद के लिए जो ऑपरेशन थिएटर प्रोवाइड करवाया गया था वह बाकी लोगों के लिए ओपन नहीं था। यहां पर सिर्फ सुपर हाई क्लास लोग ही एडमिट हो सकते थे। जैसे कि इस वक्त अमन गुप्ता परिवार का बेटा होने के नाते जुनैद को यहां लेकर आया था, इसलिए तुरंत पूरा हॉस्पिटल उनकी सेवा में हाजिर हो गया था। और फिर जुनैद भी तो खान परिवार का बेटा था, इसलिए कोई भी अमन और जुनैद को ज्यादा इंतजार नहीं करवा सकता था। सामने चल रही बहस को सुनकर रेहान को इतना समझ आ गया था कि यह दुनिया जितनी अच्छी बातें करती है उतनी अच्छी है नहीं। यहां कोई भी रियलिस्टिक नहीं है, चाहे कितनी भी बराबरी की बातें कर ली जाए, पर अमीर को जो फैसिलिटी मिलती थी वह आम लोगों के लिए नहीं थी। इस वक्त अगर आपको इतने वीआईपी एरिया में ऑर्डिनरी लोगों की लाइन लगी हुई दिखे तो समझ जाना चाहिए कि हालात कुछ ठीक नहीं है। और कुछ ऐसा ही नजारा इस वक्त जुनैद के ऑपरेशन थिएटर का था, जहां पर अनजान लोग भरे हुए थे। हालांकि इन सब के बीच रेहान को बस इतना समझ आ रहा था कि यहां कुछ ना कुछ हुआ है।
रेहान को पता था कि जुनैद की सर्जरी अभी भी चल रही है, इसीलिए रेहान और मैगी घबराते हुए भागकर उस ऑपरेशन थिएटर में गए। उन लोगों को डर लग रहा था कि कहीं जुनैद को तो कुछ नहीं हो गया। जैसे ही रेहान और मैगी ऑपरेशन थिएटर में पहुंचे तो वहां कोन में उन्हें एक यंग मैन खड़ा हुआ दिखा जो काफी लग्जरी कपड़े पहने हुए थे, और साथ में वहां पर अमन भी था जो कुछ सब बदन से तेज आवाज में बात कर रहा था। तभी कान पर खड़ा वो हैंडसम सा लड़का थोड़ी तेज आवाज में बोला, मैं अब भी और इसी वजह सर्जन विश्नोई से मिलना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि वह मेरे दादाजी की सर्जरी करे। मैं भी देखता हूं कि कौन मुझे रोकता है। इस लड़के की बात सुनकर अमन ने हैरान होते हुए कहा, तुम्हारे दादाजी बेवकूफ आदमी, मेरा दोस्त अभी भी ऑपरेशन थिएटर में है और उसकी सर्जरी चल रही है, और तुम्हें अपने दादाजी की पड़ी है। क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम ऑपरेशन खत्म होने से पहले सर्जन विश्नोई से बात करके उन्हें अपने साथ ले जा सको? अमन की धमकी सुनकर उस लड़के ने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बातों से डर जाऊंगा? तुम सभी लोग अभी इसी वक्त अंदर जाओ और डॉक्टर विश्नोई को ढूंढकर मेरे सामने लाओ। इतना कहकर उस लड़के ने अपने साथ आए हुए सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर दे दिया। भला ये सारी बातें देखकर रेहान कैसे किसी को भी जुनैद की सर्जरी में मुश्किलें खड़ी करने दे सकता था। रेहान ने तुरंत तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, मैं भी देखना चाहता हूं यहां किसमें इतनी हिम्मत है जो मेरे दोस्त की सर्जरी को बीच में रोक सके। जैसे ही रेहान ने चिल्लाकर अपनी बात कही तो वहां खड़े बाकी सब लोग एक बार के लिए हैरान रह गए। उन्होंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि अमन के साथ यहां पर कोई और भी मौजूद होगा जो उसकी मदद करेगा। रेहान की आवाज सुनकर लग्जरी कपड़े पहने वो लड़का अपनी आंखों की बहों को उचका हुए बोला, अब तुम कौन हो? उस लड़के की बात सुनकर रेहान ने उसका मजाक बनाते हुए कहा, मैं तुम्हारा बाप हूं। जैसे ही सामने खड़े लड़के ने यह बात सुनी तो एकदम से हैरान रह गया। तभी उस लड़के के साथ आए एक सबॉर्डिनेट ने गुस्से से चिल्लाते हुए रेहान से कहा, ओ तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉस से ऐसे बात करने की? और इतना कहकर वह सबॉर्डिनेट गुस्से से अपना एक पैर पीछे लेकर तेज दौड़ता हुआ रेहान को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ा। जब रेहान ने देखा कि वह आदमी उसे मारने के लिए उसकी तरफ आ रहा है, तब भी रेहान ने अपना एक कदम भी पीछे नहीं लिया, क्योंकि वह जानता था कि उसकी पर्सनल बॉडीगार्ड मैगी उसके बगल में खड़ी है। इसलिए जैसे ही वह सबॉर्डिनेट रेहान को मारने के लिए उसके पास आया तो मैगी जो रेहान के पीछे खड़ी थी तुरंत एक्शन मोड में आ गई और जोर से एक एका उस आदमी को मारी, जिससे वह आदमी सीधे उछलते हुए ऊपर सीलिंग फॉल से जाकर टकराया। यह नजारा देखकर वहां खड़े सभी लोग एकदम हैरान रह गए, सिवाय रेहान और अमन के। और इसके बाद उस लड़के के साथ आए हुए बाकी सबधन ने रेहान की तरफ देखने की तो हिम्मत भी नहीं की। रेहान का एटीट्यूड और टेम्पर यूजुअली हमेशा अच्छा रहता था और वह कभी भी किसी को भी परेशान करने के बारे में या उनसे लड़ने के बारे में नहीं सोचता था। पर आज बात कुछ और थी। इस सबॉर्डिनेट ने आज रेहान पर हमला करने की कोशिश की थी। ऐसे में रेहान कैसे इस आदमी को इतनी आसानी से जाने दे सकता था? क्या सच में यह लड़का सिर्फ अपने मतलब के लिए एक अंडरगोइंग सर्जरी को रोक सकता था? अगर रियल फैक्ट को साइड में रख दे तो भी साफ साफ पता चल रहा था कि इस आदमी में इंसानियत नाम की कोई भी चीज नहीं थी। इसे सिर्फ अपने दादाजी की पड़ी थी। जबकि इस लड़के की इस हरकत की वजह से जुनैद की जान को खतरा हो सकता था। यही सब सोचकर रेहान ने उस लड़के से बातचीत करने के बजाय सीधे उसे धमकी दे दी थी। रेहान ने पहले ही उस लड़के की बात सुन ली थी कि उसके दादाजी की तबीयत खराब है और वह यहां पर सर्जन विश्नोई को लेने के लिए आया है। रेहान का यह सोचना था कि इलाज का अधिकार सबको है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि वह एक इंसान को बीच में अधमरा छोड़कर अपने मतलब के लिए ऊटी में से सर्जन को ले जाए। और जो बात रेहान को सबसे ज्यादा बुरी लग रही थी वो यह थी कि इस लड़के में सब्र नाम की कोई चीज नहीं थी। जब यह लड़का अच्छे से जानता था कि पहले ही किसी का ऑपरेशन चल रहा है, पर फिर भी वह ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाकर सर्जन को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था। तभी उस यंग लड़के ने गुस्से से रेहान से कहा, अगर तुम वापस बीच में आए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैंने पहले ही सर्जन विश्नोई को सर्जरी रोकने और मेरे साथ चलने के लिए कह दिया है। अब मैं भी देखता हूं कि किस्म इतनी हिम्मत है जो मुझे सर्जन विश्नोई को अपने साथ ले जाने से रोक सके। अगर तुम दोनों में से किसी ने भी मुझे रोकने की कोशिश की तो उसके बाद तुम लोगों के साथ जो होगा वो तुम सोच भी नहीं सकते। इस लड़के की धमकी सुनकर रेहान ने इस पर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें सर्जन विश्नोई से मिलना है, मिलो, उन्हें ढूंढना है, ढूंढो, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगा।
पर तुम्हें सर्जरी पूरी होने तक का इंतजार करना होगा, वरना मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। अगर अभी भी तुमने सर्जरी रोकने की कोशिश की तो मुझे भी नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। इसके बाद तुम्हारे साथ जो कुछ होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। रेहान की धमकी सुनकर उस लड़के ने रेहान से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम पहले इंसान हो जिसने मेरे साथ इतनी बदतमीजी करने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम आगे भी अपने इसी एटीट्यूड के साथ मुझसे मुकाबला करने के लिए तैयार रहोगे। मेरा नाम याद रखना, मैं रुद्र रॉय हूं। इतना कहकर रुद्र ने कुछ देर के लिए रेहान को अपनी जलती हुई आंखों से घूरा और उसके बाद अपने आदमियों को लेकर वहां से चला गया। रुद्र के वहां से जाने के बाद रेहान ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, यह इंसान तो बहुत ही ज्यादा घटिया है कौन ये, और इसकी हिम्मत कैसे हुई? यहां आकर परेशानी खड़ी करने की रेहान की बात सुनकर अमन उसके पास आया और उससे बोला, रेहान, अभी अभी जो लड़का यहां से गया है वह कोई आम लड़का नहीं है, यह रॉय परिवार का बेटा है। वही रॉय परिवार जो इस पूरे देश पर अपनी ताकत के लिए मशहूर है। यह इस देश के 4 बड़े परिवारों में से एक परिवार से है। शुरू में अमन को भी नहीं पता था कि यह लड़का कौन है, पर जाते जाते जब उस लड़के ने अपना नाम बताया तब जाकर अमन को इसकी असली पहचान का पता चला। देश पर राज करने वाले 4 सबसे पावरफुल फैमिली में से एक होने के कारण इस लड़के का इतना घमंडी होना तो बनता था। हालांकि इस लड़के को यह नहीं पता था कि जिससे उसने अभी अभी पंगा लिया है वह भी इस भी कोई आम लोग नहीं है। रेहान और अमन को रॉय परिवार से बिल्कुल डर नहीं लगता है। कुछ टाइम पहले इस देश के एक और पावरफुल परिवार के बेटे ने रेहान से पंगा लेने की कोशिश की थी। शिवम मेहरा, जिसे अपनी ताकत पर बहुत ज्यादा गुरूर था, उसके सारे आदमियों को रेहान ने अपने आइलैंड पर या तो मरवा दिया था या फिर बंदी बना लिया हुए था। अमन की बात सुनकर रेहान ने अपने उसी एटीट्यूड में कहा, यह 4 बड़े परिवारों में से एक है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि यह बाकी लोगों को इंसान समझना ही बंद कर दे। से अगर तुम चाहो तो मैं यहीं रुक कर उसके वापस आने का इंतजार कर सकता हूं। हो सकता है अभी भी उसकी अकड़ कम ना हुई हो और वह फिर से कोई नया तमाशा दिखाने यहां आ जाए। रेहान की बात सुनकर अमन ने उससे कहा, हमें पहले से ज्यादा सावधान रहना होगा। रेहान, जुनैद की सर्जरी अभी पूरी नहीं हुई है, इसीलिए हम किसी को भी फिर से इस ऑपरेशन में दखल नहीं देने दे सकते हैं। अमन की बात सुनकर रेहान ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो अपने दुश्मन को कमजोर समझने की भूल करें। मैं अभी जरूरी इंतजाम कर देता हूं। इतना कहकर रेहान ने अपनी जेब से माइब से फोन निकाला और किसी को फोन मिला दिया। इस वक्त रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड पर विमन पूरे आइलैंड की पेट्रोलिंग का काम संभाल रहा था और साथ ही साथ डायरेक्टर नवीन की मूवी में एक्टर के तौर पर काम भी कर रहा था। तभी उसके पास रेहान का कॉल आया। रेहान और बाकी सब लोग कुछ दिनों के लिए जुनैद के पापा की बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए औरंगाबाद गए हुए थे। इसीलिए विमन और बाकी सब लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि वहां पर इस वक्त क्या चल रहा था। और फिर रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड पर भी कोई खास अच्छी फैसिलिटी नहीं थी। इस वक्त इन लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हमें दुनिया से अलग करके इस आइलैंड पर रहने के लिए छोड़ दिया हो। इसीलिए इन लोगों को औरंगाबाद में आई हुई डिजास्टर के बारे में भी कुछ पता नहीं चला था, क्योंकि ना ही तो यहाँ पर इंटरनेट अवेलेबल था और ना ही टेलीविजन और विमन और बाकी सिक्योरिटी गार्ड्स को यह भी नहीं पता था कि रेहान और बाकी सब लोगों ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया है और अपनी जान को खतरे में डाला है। अब अचानक से अपने फोन पर रेहान का कॉल आता हुआ देखकर विमन ने अपने मन में सोचा कि जरूर रेहान और बाकी सब लोग वापस आयज आ गए होंगे और जरूर रेहान को इस वक्त उसकी मदद की जरूरत होगी। यही सोचकर विमन ने अपना फोन उठाया और रेहान से कहा, बॉस, आप लोग वापस यजू आ गए। तभी रेहान ने उससे कहा, हाँ, मैं इस वक्त यजू के हॉस्पिटल की 3rd बिल्डिंग में हूं। तुरंत कुछ टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स को अपने साथ लेकर इस पूरी बिल्डिंग को अपने कंट्रोल में ले लो और यहां का चार्ज संभालो। एक मक्खी भी मेरी इजाजत के बिना अंदर नहीं आनी चाहिए। क्या होगा अब? क्या सच में रुद्र अपनी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए वापस हॉस्पिटल में आएगा? जैसे ही विमन ने रेहान का फोन उठाया और उससे पूछा तो रेहान ने उसे कहा कि वह तुरंत अपने कुछ टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स को लेकर यजू के हॉस्पिटल की 3री बिल्डिंग पर आ जाए और पूरी बिल्डिंग का चार्ज संभाले बिना बना उसकी इजाजत के एक पंछी भी यहां पर नहीं आना चाहिए। रेहान की बात सुनकर विमन एकदम शॉक्ड हो गया। उसने हैरान होती हुए पूछा, यजू हॉस्पिटल? बॉस, आप? विमन आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही रेहान ने उससे कहा, नहीं, मुझे नहीं, जुनैद को चोट आई है।
अभी और ज्यादा सवाल मत करो, जल्दी करो और जल्द से जल्द यहां पहुंचो। एक काम करो, कुछ टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स को हेलीकॉप्टर के थ्रू पहले यहां भेज दो और बाकी सब बोट लेकर आ जाओ। ऑसिपॉन्स कि सर्जन विश्नोई इस दुनिया के बेस्ट सर्जन हैं। अगर वे चीफ सर्जन बनकर इन लोगों को गाइड करते हैं तो डेफिनेटली यह सर्जरी सक्सेसफुल हो सकती है। इसीलिए जैसे ही रुद्र को सर्जन विश्नोई के बारे में पता चला, वह तुरंत उनके बारे में जानने की कोशिश करने लगा। तभी उसे कहीं से पता चला कि सर विश्नोई इस वक्त इंटरनेशनल मेडिकल एक्सचेंज मीट के लिए यजू आए हुए हैं। और इतना पता चलते ही रूट डायरेक्ट अपनी प्राइवेट प्लेन लेकर सीधे यहां आ गया। यहां आने के बाद रुद्र को पता चला कि सर्जन विश्नोई पहले से ही किसी ऑपरेशन में लगे हुए हैं और जब तक ऑपरेशन पूरा नहीं हो जाता तब तक उसे इंतजार करना पड़ेगा। रुद्र में सब्र नाम की कोई चीज नहीं थी, इसलिए यहां आते ही उसे अपने दादाजी की इतनी चिंता हो रही थी कि वह बीच ऑपरेशन में से सर्जन विश्नोई को ले जाने के लिए जाने लगा। हालांकि जैसे ही रुद्र ऑपरेशन थिएटर की तरफ जाने लगा तो अमन और रेहान ने उसे वहीं रोक लिया। यहां आते वक्त रुद्र अपने साथ 5 बॉडीगार्ड लेकर आया था। हालांकि यह पांचों मिलकर भी मैगी का मुकाबला नहीं कर सकते थे और इस बात का एहसास रुद्र को तभी हो गया था जब मैगी की एकक से रुद्र का बॉडीगार्ड ऊपर की दीवार से जाकर टकराया था। यहां का नजारा देखकर एक बार तो रुद्र भी बहुत ज्यादा डर गया था, इसलिए वह सिर्फ एक खोखली धमकी देकर तुरंत यहां से चला गया था। आप आज थे। रुद्र जानता था कि अगर उसे बिना कोई नुकसान उठाए सर्जन विश्नोई को यहां से लेकर जाना है तो उसके लिए उसे और ज्यादा लोगों की जरूरत होगी। सिर्फ अपने 5 आदमियों के साथ रुद्र सर्जन विश्नोई को यहां से नहीं ले जा सकता था और फिर उस वक्त रेहान का गुस्सा भी काफी ज्यादा हाई था। इसलिए रुद्र सबसे पहले अपनी सेफ्टी चाहता था। और रही बात सर्जन विश्नोई की, तो भले ही सर्जन विश्नोई पूरी दुनिया में एक फेमस सर्जन थे, पर थे तो एक सर्जन ही वे, भला रुद्र से दुश्मनी मोल कैसे ले सकते थे। अगर रुद्र उन्हें अपने साथ लेकर जाना चाहता था तो उन्हें हर हाल में रुद्र के साथ जाना ही पड़ेगा, चाहे उनका मन हो या ना हो। वैसे तो यजू रुद्र का अपना शहर नहीं था और ना ही यहां पर उसका राज चलता था। यहां पर रुद्र के साथ उसके ज्यादा सबधन भी नहीं आए थे। हालांकि रुद्र अमीर परिवार से था, इसलिए वह जानता था कि जैसे ही वह पैसे फेंके तो लोग खुद उसके लिए काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और इस बात के लिए तो रुद्र को बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं थी कि वह इस तरह के लोगों को कहां से लाएगा। होटल पहुंचने के बाद रुद्र ने तुरंत इस शहर के लोकल गुंडों को फोन लगाया और उन लोगों को सारी कंडीशन बता दी। साथ ही साथ उन लोगों को इतने पैसे ऑफर किए कि कोई भी मना नहीं कर पाया। बहुत ही कम टाइम में रुद्र ने 100 से भी ज्यादा लोगों को इकट्ठा कर लिया था। तभी एक लोकल गुंडे के सरदार ने रुद्र से कहा, बॉस, मैं अपने साथ जितने भी लोगों को लेकर आया हूं, ये सब लोग अभी नए नए इस शहर में आए हैं और पैसों के लिए यह किसी से भी लड़ाई लड़ने को तैयार है। आप इन लोगों को जो भी काम कहेंगे यह तुरंत उस काम को कर देंगे। आदमी की बात सुनकर रुद्र ने अपने सामने खड़े उन 100 से भी ज्यादा लोगों को देखा जिनके चेहरे पर इस वक्त काफी ज्यादा गुस्सा नजर आ रहा था। उन लोगों को देखने के बाद रुद्र ने सेटिस्फाई होकर अपनी गर्दन हां में हिलाते हुए कहा, हाँ, बहुत अच्छी बात है, ये लो तुम्हारी मेहनत के पैसे। इतना कहकर रुद्र ने उस सरदार को पैसों की कुछ गदियां दे दी। एक साथ इतने सारे पैसों को देखकर वह सरदार बहुत ज्यादा खुश हो गया। उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि रुद्र उन्हें इतने ज्यादा पैसे देगा। इन पैसों को देखकर वो सरदार बहुत ही डरावनी हंसी हंसने लगा और हंसते हुए उन पैसों की गड्डियां को अपने हाथ में समेट हुए। उसने रुद्र से कहा, बॉस, आप वाकई बहुत दिलदार हैं। आपने मुझे इतने पैसे दे दिए हैं कि अगर अब आप मुझे मेरी खुद की जान भी देने को कहेंगे तो मैं चुपचाप दे दूंगा। उस सरदार की बात सुनकर रुद्र ने उन पैसों की गड्डियां को वापस उसके हाथों से लेते हुए कहा, इतनी जल्दी भी क्या है? रुद्र की बात सुनकर एक बार के लिए तो वो सरदार एकदम दंग रह गया, पर जल्दी ही उसने खुद को संभालते हुए रुद्र से कहा, बस आप चिंता मत कीजिए, आपने जो काम दिया है वह हो जाएगा। इन सब लोगों ने पेट भरकर खाना खाया है और अब उसे बचाने के लिए यह सीधा यहां से हॉस्पिटल जा रहे हैं। उस आदमी को मारकर ही ये लोग वापस आएंगे। उस सरदार की बात सुनकर रुद्र ने हंसते हुए उससे कहा, यह तो अच्छी बात है, पर जब तुम लोग अपना काम करके आ जाओगे तो मुझसे ये पैसे भी ले जाना, तब तक ये पैसे मेरे पास ही रहेंगे। पर अगर तुम लोगों ने ठीक से अपना काम नहीं किया तो याद रखना, ये पैसे तो तुम्हें कभी भी नहीं मिलेंगे और तुम्हारी जो जिंदगी है वह भी मैं तुमसे छीन लूंगा। ये बात समझ में?
रुद्र की यह धमकी सुनकर उन गुंडों के सरदार ने तुरंत रुद्र से वादा करते हुए कहा, मैं जानता हूं, बस अब आप चिंता मत कीजिए। आपने हमें जो काम दिया है उसे हम पूरा करके ही लौटेंगे। इस अनजान शहर में गुंडों के सरदार को ढूंढना और उसके लिए 100 से भी ज्यादा गुंडों को इकट्ठा करने में काफी टाइम लग गया था। रुद्र रॉय पहले से ही अमन को पहचान गया था। वह जानता था कि अमन गुप्ता परिवार का बेटा है जिसका राज इस पूरे शहर पर चलता है। इसलिए रुद्र किसी भी हाल में अमन से हार नहीं मान सकता था। काफी सालों से यहां अमन का राज चल रहा था, इसलिए अमन के खिलाफ जाने वाले शख्स को इस अनजान शहर में ढूंढना वाकई रुद्र के लिए बहुत चैलेंजिंग काम था। इसलिए रुद्र ने ऐसे लोगों को चुना जो अभी अभी यजू आए थे और जिन्हें अमन के बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं पता था। ऐसे लोग इस वक्त जोश में आकर पैसों के लिए किसी से भी मुकाबला कर सकते थे। और रही बात रेहान की, तो रुद्र को रेहान के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता। हालांकि रेहान की पर्सनैलिटी को देखकर रुद्र ने उसे कुछ खास सीरियसली नहीं लिया था। अगर एक दफा रुद्र रेहान के बारे में सोचे भी तो उसे रेहान अमन के स्टेटस जितना ही लग रहा था। खैर, यहीं पर आकर रुद्र ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। फिलहाल रुद्र ने इतने सारे लोगों को इकट्ठा इसलिए नहीं किया था क्योंकि उसे अमन से बदला लेना था, बल्कि इस वक्त उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी सर्जन विश्नोई को अपने साथ यहां से लेकर जाने की थी। और वह सिर्फ इतना चाहता था कि कोई भी उसके बीच में ना आए। वहां आए हुए उन सभी लोकल गुंडों को कमांड देने के बाद रुद्र उन सबको अपने साथ लेकर हॉस्पिटल की तरफ चला गया। इस वक्त रुद्र को खुद पर कुछ ज्यादा ही भरोसा था। उसे लग रहा था कि वह सर्जन विश्नोई को अपने साथ लेकर आ ही जाएगा। रुद्र के लिए उसके दादाजी की जिंदगी सबसे ज्यादा जरूरी थी। भले ही इस वजह से कितने भी लोग क्यों ना मर जाए, रूप को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सर्जरी के बीच में रुक जाने से उस पेशेंट की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि उसे अपनों के अलावा और किसी से कोई मतलब नहीं था। और वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में भी अभी ज्यादा भीड़ नहीं थी, क्योंकि ज्यादातर टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स अभी रास्ते में ही थे। इसीलिए हॉस्पिटल थोड़ा खाली खाली लग रहा था। और अमन ने अपने जिन सबऑर्डिनेट्स को बुलाया था वह भी अभी तक हॉस्पिटल नहीं पहुंचे थे। वही विमन के साथ जो 7 टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स आए थे, वे सभी फिलहाल ऑपरेशन थिएटर रूम के बाहर सिक्योरिटी दे रहे थे। सिक्योरिटी देते वक्त विमन की नजर अचानक से खिड़की की तरफ गई, जहां से उसे 100 से भी ज्यादा अनजान लोग एक साथ उसी की तरफ आते हुए दिख रहे थे। इतने सारे लोगों को देखकर विमन ने हैरान होते हुए रेहान की तरफ देखकर उससे पूछा, बॉस, ये लोग? विमन इतना ही कह पाया था कि तभी रेहान ने उससे कहा, ये वही लोग हैं जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। ये लोग यहाँ पर सर्जरी को रोकने की कोशिश करेंगे और हमारे लिए मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश करेंगे। तुम लोगों को इन सभी गुंडों को बाहर ही रोकना होगा। और ध्यान रहे, किसी भी हाल में जुनैद की सर्जरी नहीं रुकनी चाहिए। इस वक्त रेहान काफी ज्यादा सीरियस दिखाई दे रहा था और विमन भी समझ गया था कि टेंशन बहुत बड़ी है। इसलिए उसने बिना कोई और सवाल किए तुरंत अपने बॉस का ऑर्डर माना और जवाब में रेहान से कहा, मैं समझ गया बॉस, आप चिंता ना करें। इतना कहकर विमन अपने कुछ साथियों को लेकर लिफ्ट और सीढ़ियों की तरफ चला गया ताकि वहीं पर रास्ता ब्लॉक कर सके और उन लोगों को ऊपर आने से रोक सके। हालांकि उस हॉस्पिटल में आने और जाने के बहुत सारे दरवाजे थे, इसलिए विमन सभी रास्तों को बक नहीं कर सकता था। विमन अपने साथ बहुत ज्यादा लोगों को लेकर नहीं आया था, इसलिए उसके लिए सारे दरवाजे ब्लॉक कर पाना मुश्किल हो रहा था। इसलिए इस वक्त विमन को थोड़ी सी चिंता हो रही थी, क्योंकि इन सभी को रोक पाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। एक तरफ रुद्र अपने आदमियों के साथ हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रहा था, तो वही दूसरी तरफ विमन अपने बाकी टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ रास्ते को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि अभी तक सारे टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं पहुंच पाए थे और ना ही अमन के बॉडीगार्ड यहां पहुंच पाए थे। इसीलिए 100 से भी ज्यादा लोगों को रोक पाना विमन के अकेले के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते वक्त रुद्र ने देखा कि अभी तक रेहान की तरफ से सिर्फ कुछ ही लोग उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यह बात जानने के बाद रुद्र को अपने साथ लाए हुए 100 लोगों पर इस वक्त काफी ज्यादा गर्व महसूस हो रहा था। तभी रुद्र ने अमन की तरफ देखते हुए उस पर हंसते हुए कहा, वार्ड, क्या तुम लोग मुझे यहाँ ऊपर आने से रोकने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि इन चंद लोगों की मदद से तुम मुझे रोक पाओगे? रुद्र को इस तरह खुद पर हंसता हुआ देखकर अमन खुद को रोक नहीं पाया और रुद्र से बोला, यह फालतू का इतराना बंद करो। यह दिल्ली नहीं है,
हायेजू है और यहाँ पर मेरी मर्जी के खिलाफ तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। अमन की बात सुनकर रूद जोर जोर से हंसने लगा और फिर बोला, अमन तुम्हें सच में लगता है कि यजू तुम्हारी अपनी टेरिटरी है? और अगर है भी तो मेरे पीछे खड़े हुए इन सैकड़ों लोगों को देखो, मुझे बस इन लोगों को एक कमांड देने की देर है। एक ही मिनट में यह सब लोग तुम्हारे आदमियों को यहीं पर खाक कर देंगे। रुद्र की बात सुनकर अमन ने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए और धीरे से उसे कोसते हुए कहा, आइडियट, तुझे तो रुद्र को अमन की बात सुनाई दे गई थी, पर फिर भी उसने गुस्सा नहीं किया और बहुत ही घमंड के साथ हंसते हुए बोला, मैं देख सकता हूं तुम सब लोग हारने की कगार पर हो, पर फिर भी मुझसे पंगा लेने की तुम्हारी अकड़ कम नहीं हो रही है। पर मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, अब अगर तुम लोगों ने सर्जन विश्नोई को चुपचाप मेरे हवाले नहीं किया तो मैं तुम सबकी हड्डियां तोड़कर रख दूंगा। मुझे सच में तुम्हारी सोच पर हंसी आ रही है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इन 7-8 लोगों की मदद से मुझे रोक पाओगे? असल में इस वक्त रूद को ऐसा लग रहा था कि यहां खड़े हुए जितने भी बॉडीगार्ड हैं वे सब रेहान के नहीं बल्कि अमन के सबधन हैं। रूद ने पहले ही अपनी पहचान अमन और रेहान को बता दी थी और साथ ही साथ यह भी बता दिया था कि रूद दिल्ली पर राज करने वाले 4 सबसे शक्तिशाली परिवारों में से एक रॉय परिवार का बड़ा बेटा है। और यह बात जानने के बाद भी अमन ने कोई खास तैयारी नहीं की और इन 5-7 बॉडीगार्ड को लाकर उसके सामने खड़ा कर दिया। रुद्र को इस वक्त अमन पर काफी दया आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अमन खुद के लिए मुसीबत को बुलावा दे रहा हो। कहां 100 लोग और कहां 7 लोग, भला यह लोग कैसे रुद्र का मुकाबला करेंगे? और रही बात मैगी की, तो शुरू में रुद्र को एक बार के लिए जरूर मैगी से डर लगा था, पर अब मैगी भी रुद्र को अपने लिए कोई बड़ी परेशानी नहीं लगती थी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैगी कितनी ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि इतने लोगों के सामने वह अकेले क्या ही कर सकती थी। अपने पीछे खड़े हुए इन लोकल गुंडों को लेकर रुद्र का इतराना वहां खड़े हुए बाकी सब लोगों को मन ही मन हंसने के लिए मजबूर कर रहा था। अब रुद्र को कहां पता था कि यह सब टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो अकेले 10 लोगों को एक साथ हरा सकते हैं। हालांकि इन 100 लोगों को और इनकी ताकत को कम समझना भी एक भूल हो सकती थी, क्योंकि यह सब लोग भी काफी ज्यादा ताकतवर थे। बाहर के किसी दूसरे शहर में इन लोगों ने काफी बड़ा पंगा लिया था और वहां की पुलिस इन लोगों को अब तक ढूंढ रही थी और वहां से बचने के लिए ही यह लोग यहां आकर छुप कर रह रहे थे। जब भी लड़ने की बात आती थी तो इन लोगों की आंखों में एक अलग ही गुस्सा तैर आता था और लड़ते वक्त यह लोग किसी बात पर रहम नहीं खाते थे। विमन काफी टाइम से इन लोगों को ऑब्जर्व कर रहा था, इसलिए अभी तक उसे भी समझ आ गया था कि इन लोगों से मुकाबला करना आसान नहीं होगा। विमन इन सब की आंखों में एक अलग ही जुनून देख पा रहा थे और लोगों को मारने के लिए एक अलग ही क्रूरता इनकी आंखों में दिखाई दे रही थी। विमन को इस वक्त इसी बात की चिंता हो रही थी कि अगर यह लोग इन 100 लोगों से लड़ने में लग गए तो रेहान की साइड खाली हो जाएगी और हो सकता है कि मौका देखकर उनके दुश्मन रेहान पर हमला कर दें। यही सब सोचकर विमन धीरे धीरे रेहान की साइड खिसकने लगा। अभी तक विमन बीच में खड़ा था, पर अब वह हर तरह से सबसे पहले रेहान को प्रोटेक्ट करना चाहता था। हालांकि उसी वक्त रुद्र की नजर विमन की इस हरकत पर चली गई थी और यह देख के बाद उसे अपने मन में खुद पर और ज्यादा प्राउड फील होने लगा और साथ ही साथ हंसी भी आने लगी। उसने अपने मन में सोचा कि सामने खड़े बॉडीगार्ड्स तो अभी से डरने लग गए हैं। अब उसे कोई भी सर्जन विश्नोई को यहां से ले जाने से नहीं रोक सकता। यही सब सोचकर वह जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तुम सब लोग अपनी हालत देखो। तुम लोगों को लगता है कि तुम हमें किसी भी तरह से रोक सकते हो। अगर अब तुम लोगों ने मुझे रोकने की कोशिश की तो इसका अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। रूप की इस धमकी को सुनकर अमन ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, रूड रॉय, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम अपने साथ कितने लोग लेकर आए हो। यह अभी भी मेरा शहर है और इस पूरे शहर का मैं राजा हूं। क्या हो गया अगर यह चंद लोग मेरे खिलाफ जाने की जुर्रत कर बैठे? क्या तुम्हें इस बात से डर नहीं लगता कि अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं तुमसे इसका चुन चुन कर बदला लूंगा? अमन की बात सुनकर रूद ने अपने उसी एटीट्यूड के साथ कहा, तुम्हें क्या लगता है क्या मैं कोई बेवकूफ हूं? इस शहर में आने का मेरा एक ही मकसद है, सर्जन विश्नोई को अपने साथ दिल्ली लेकर जाना। जैसे ही मैं एक बार दिल्ली लौट जाऊंगा, उसके बाद चाहे तुम अपने साथ पुश्तों की ताकत लगा लेना, पर मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि तुम मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाओगे। अब जाकर रेहान और अमन को भी समझ आ गया था कि रुद्र इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ यह सब क्यों कर रहा है और कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई भी थी कि भले ही अमन इस शहर पर राज करता हो,
पर रुद्र का इतना कॉन्फिडेंस देखकर अमन का सारा कॉन्फिडेंस गायब हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं रूह सही कह रहा था कि भले ही इस शहर में अमन का चाहे जितना राज चलता हो, पर दिल्ली में सिर्फ रुद्र की चलती थी। और अगर वाकई अमन दिल्ली जाकर रुद्र से बदला लेने की सोचता भी है, तो शायद कहीं ना कहीं यह अमन की बेवकूफी होगी। अपनी बात कहने के बाद रुद्र ने अमन से और कोई बात नहीं की। उसने अपना हाथ दिखाते हुए कहा, ऑपरेशन थिएटर में जाओ और उस सर्जन को बाहर लेकर आओ। जैसे ही रेहान ने रुद्र की बात सुनी, तो उसने अपनी आवाज को तेज करते हुए कहा, मैं भी देखता हूं किसमें इतनी हिम्मत है जो ऑपरेशन थिएटर की तरफ अपने कदम भी बढ़ा सके। रेहान की आवाज में इस वक्त काफी तेज गुस्सा दिखाई दे रहा था, इसलिए उसकी बात सुनकर विमन और बाकी सब लोग अपने हथियार लेकर आगे बढ़ गए, ताकि उस इंसान को रोक सके जिसने ऑपरेशन थिएटर की तरफ अपने कदम बढ़ाए थे। रेहान का गुस्सा देखकर रूर ने नाखुश होते हुए कहा, मैं काफी देर से हैरान हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिर तुम हो कौन जो मुझे अंदर जाने से रोक रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता है कि यहां पर किस तरह की सिचुएशन है? मेरे पास तुमसे ज्यादा आदमी हैं और मेरे कहने पर यह लोग तुम्हें तब तक मारेंगे जब तक तुम खुद अपनी सांसें लेना छोड़ नहीं दो। रूप की बात सुनकर रेहान ने उस पर हंसते हुए कहा, अच्छा ऐसी बात है क्या? फिर तो मैं सच में ये एक्सपीरियंस करना चाहता हूं। थोड़ी देर पहले भी मैंने तुमसे कहा था कि ऐसा नहीं है कि तुम सर्जन विश्नोई को अपने साथ नहीं ले जा सकते हो। तुम्हें उन्हें अपने साथ जहां लेकर जाना है वहां लेकर जाओ, और इस सर्जरी के पूरा होने के बाद तब तुम्हें अपने लोगों को यहां से शांति से ले जाना चाहिए और बिना कोई तमाशा करें सर्जरी के पूरा होने का इंतजार करना चाहिए। रेहान की बात सुनकर रूड ने बेसब्र होते हुए उससे कहा, दिल्ली में मेरे दादाजी अभी भी इमरजेंसी ट्रीटमेंट का इंतजार कर रहे हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वे इस सर्जरी के पूरे होने का इंतजार करेंगे? इस वक्त जुनैद की गर्लफ्रेंड निशा भी वहीं पर खड़ी थी। जब से जुनैद का ऑपरेशन शुरू हुआ था, तब से उसने एक शब्द भी नहीं कहा था, पर अब वह और ज्यादा रुद्र की बकवास सहन नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने रुद्र को थोड़ी तेज आवाज में कहा, मैं कब से देख रही हूं तुम्हें, जो मन में आ रहा है वह किए जा रहे हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि सर्जन विश्नोई इस सर्जरी को बीच में छोड़कर तुम्हारे साथ चलने को तैयार हो जाएंगे? अंदर एक इंसान जिंदगी और मौत से लड़ रहा है और तुम्हें सिर्फ अपना फायदा नजर आ रहा है। तुम वाकई बहुत ज्यादा सेल्फिश हो। निशा की बात सुनकर रूड ने घमंड दिखाते हुए कहा, सेल्फिश? तुम सही कह रही हो। हूं मैं सेल्फिश तो क्या कर लोगी? तुम अभी तक ईशानी भी चुपचाप खड़ी इस आदमी का तमाशा देख रही थी, पर जब उसने पलटकर निशा को इस तरह से जवाब दिया तो उससे रुका नहीं गया और उसने गुस्से में रुद्र से कहा, सच में तुम बहुत ज्यादा बेशर्म हो। तुम्हारे दादाजी की जिंदगी जिंदगी है और हमारे दोस्त की जिंदगी कुछ भी नहीं। ईशानी की बात सुनकर रूद ने अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहा, इस दुनिया को तुम्हारे दोस्त की कोई जरूरत नहीं है। उस यूजलेस इंसान का जीना या मरना किसी के लिए कोई मायने नहीं रखता, पर मेरे दादाजी की जान की कीमत बहुत ज्यादा है। इस वक्त मेरे साथ बहुत सारे लोग खड़े हैं, इसलिए बिना वजह मुझसे लड़ने का कोई फायदा नहीं है। अगर तुम लोगों में थोड़ा सा भी दिमाग है और तुम्हें पता है कि तुम लोगों के लिए क्या सही है और क्या नहीं, तो तुरंत मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ। अपनी बात कहने के बाद रुद्र अपने साथ आए लोगों को इशारे से कहता है, अंदर जाओ और कोई भी तुम्हें रोकने की कोशिश करता है तो उसे वही मार मारकर अधमरा कर दो। अगर किसी को कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। जो भी तुम में से सर्ज विश्नोई को ऑपरेशन थिएटर से बाहर लेकर आएगा, मैं उसे इनाम में 2 मिलियन रुपए दूंगा। रुद्र के साथ जितने भी गुंडे आए थे वह सब बड़े बड़े अपराधियों में शामिल होते थे। जैसे ही रूड ने कहा कि किसी भी मर्डर का इल्जाम और उसकी जिम्मेदारी वह खुद लेगा और साथ ही साथ 2 मिलियन तक का रिवॉर्ड भी देगा, तो यह बात सुनने के बाद सारे लोग पूरी तरह जोश में आ गए। वहां खड़े हुए लगभग सभी लोगों की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और वे लोग अपने हथियारों को लेकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए। इन सब लोगों को आगे बढ़ता हुआ देखकर विमन ने उन टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स को एक लाइन में खड़ा कर दिया और इन लोगों को आगे बढ़ने से रोकने लगा। इस वक्त ये सभी लोग कॉरिडोर में खड़े थे, इसलिए इनमें से किसी को भी यह नहीं पता था कि टाइगर सिक्योरिटी गार्ड असल में कितने हैं। सबको बस इतना ही पता चल रहा था कि यहां थोड़े से बॉडीगार्ड्स खड़े हैं। अगर इस वक्त ये सभी लोग किसी खुली जगह पर खड़े होते तो भले ही टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, पर इन लोगों के सामने खुद को कमजोर ही समझते और शायद लड़ने से पहले ही हार मान लेते। भले ही इस वक्त यह सभी टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स इन गुंडों को रोकने की कोशिश कर रहे थे,
पर यह सारे गुंडे एक के बाद एक लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इस वजह से धीरे धीरे विमन और बाकी सब लोगों के लिए इन्हें रोक पाना मुश्किल होता जा रहा था। रेहान को इन सब लोगों पर बहुत भरोसा था, इसलिए उस भरोसे को बनाए रखने के लिए यह सभी गार्ड्स अपनी कैपेसिटी से ज्यादा हिम्मत दिखाकर इन लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। उसी वक्त अचानक से ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुल गया और एक डॉक्टर उस ऑपरेशन थिएटर से बाहर आता है, पर वहां का नजारा देखकर एकदम दंग रह जाता है। उस डॉक्टर ने बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कहा, यहां पर यह सब कुछ क्या चल रहा है? जैसे ही रेहान के कानों में डॉक्टर की आवाज पड़ी तो उसने बहुत ही नॉर्मल टोन में कहा, कुछ लोग यहां पर परेशानी खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे इतना बताएं कि क्या अंदर सब कुछ ठीक है? तभी डॉक्टर ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर रेहान थोड़ा हैरान रह गया। रेहान के बॉडीगार्ड रुद्र के लोकल गुंडों को रोकने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और एक डॉक्टर बाहर आया। यहां का नजारा देखकर वह पर डॉक्टर हैरान रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसका यह सिंपल सा हॉस्पिटल कब वॉरियर्स फील्ड बन गया था। उसने जब सवाल किया तो रेहान ने कहा, यहां सब कुछ ठीक है, मैं संभाल लूंगा। आप मुझे अंदर की सिचुएशन क्या है यह बताएं। रेहान का सवाल सुनकर डॉक्टर ने उससे कहा, सर्जन विश्नोई को बाहर से ऑपरेशन थिएटर में कुछ आवाजें आ रही थी, इसीलिए उन्होंने मुझे कहा कि मैं बाहर आकर देखूं कि यहां पर क्या चल रहा है। और रही बात सर्जरी की, तो इस वक्त सर्जरी अपने सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट पर है। प्लीज किसी को भी यहां डिस्टर्ब ना हो। डॉक्टर की बात सुनकर रेहान ने उनसे कहा, आई नो डॉक्टर, आप चिंता मत कीजिए, यहां पर इन सब लोगों को मैं संभाल लूंगा। आप बस ध्यान से सर्जरी कीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि कोई भी आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करेगा। रेहान की बात सुनकर उस डॉक्टर ने एक बार फिर से वहां का नजारा देखा जहां पर लगातार लात और घूंसे चल रहे थे। यह नजारा देखकर डॉक्टर थोड़ा सा डर गया और उसने रेहान से कहा, यह सही रहेगा, आप जल्दी कीजिए और इन सब लोगों को यहां से बाहर निकालिए। इन लोगों को देखकर ही लग रहा है कि इनके इरादे ठीक नहीं हैं। वैसे ये लोग यहां पर मुसीबत खड़ी करने क्यों आए हैं? अपना सवाल करके डॉक्टर बिना जवाब की उम्मीद करें ही वापस ऑपरेशन थिएटर के अंदर चला गया। वही रेहान ने डॉक्टर का सवाल सुनकर अपने सामने के इस नजारे को देखा और उसके बाद अपने मुंह को थोड़ा टेढ़ा कर धीरे से कहा, डोंट वरी डॉक्टर, यह सब कुछ जल्दी ही खत्म हो जाएगा। भले ही टाइगर सिक्योरिटी गार्ड इस वक्त संख्या में कम थे, पर फिर भी उन लोगों के पास अभी भी ऐसी ट्रिक थी जिससे वे अपने दुश्मनों को 2 ही मिनट में ढेर कर सकते थे। भले ही उनके सामने 100 लोग खड़े हो या 200 लोग, अगले ही 10 सेकंड में विमन ने अकेले अपने सामने खड़े कुछ लोगों को किक और पंच मारकर नीचे गिरा दिया था। और इसी तरह धीरे धीरे सारे टाइगर सिक्योरिटी गार्ड यही तकनीक अपनाने लगे। हालांकि दुश्मन भी कमजोर नहीं था, इसलिए जल्दी ही विमन और उसकी टीम की यह ट्रिक कमजोर पड़ने लगी। इंसान चाहे जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, पर 100 लोगों को एक साथ संभाल पाना अब विमन के लिए भी मुश्किल होता जा रहा था। इस वक्त रुद्र को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने इस पूरी सिचुएशन पर महारत हासिल कर ली है और अब उसे अंदर जाने से कोई नहीं रोक सकता है। यही सब सोचकर भीड़ में खड़े होकर उसने रेहान की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर कहा, तो कैसा लगा ट्रेलर? क्या अभी भी तुम हार मानने को तैयार नहीं हो? अच्छा होगा अगर तुम लोग हार मान लो और मेरे यहाँ टैमोचा यो को अंदर जाने दो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ये लोग तुम्हें मारने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। रुद्र को इतना कॉन्फिडेंट देखकर रेहान ने हंसते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत जल्दी इस बात को मान रहे हो कि तुम जीत गए हो? रेहान की बात सुनकर रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम इन 5-7 लोगों की मदद से बॉयज मुझे हरा सकते हो? अपने चारों तरफ ध्यान से आंखें खोल कर देखो, मेरे लोगों ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। अगर तुम चाहते हो कि ये तुम्हारे साथ कोई बुरा सलूक ना करें तो चुपचाप मेरे पैरों में गिर जाओ और मुझसे माफी मांग लो, शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं। रुद्र की बात सुनकर रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छी बात है, पर एक बार पहले पीछे मुड़कर बाहर की तरफ तो देख लो। और इतना कहकर रेहान अपने हाथ की उंगलियों से उसे पीछे मुड़ने के लिए इशारा करने लगा। रेहान की बात सुनकर रुद्र हंसते हुए बोला, अब पीछे तुम्हें क्या दिख गया? क्या वहां से कोई तुम्हें बचाने आने वाला है? और इतना कहते कहते जैसे ही रुद्र ने पीछे की तरफ देखा तो उसके बाकी शब्द उसके मुंह में ही रह गए। वह घबराते हुए और अपनी आंखों को बार बार झपकते हुए रेहान की बताई हुई दिशा की तरफ ही देखता रहा।
सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें हैरानी से एकदम फैल गई थी। बाहर की तरफ का नजारा देखकर रूड ने हैरान होते हुए और डरते हुए कहा, फोर्ड, ऐसे कैसे हो सकता है? इतने सारे लोग, पर ये सब हैं कौन और ये सब इसी तरफ क्यों आ रहे हैं? रूप की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी सभी टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स ने उस कॉरिडोर को चारों तरफ से घेर लिया और रुद्र और उसके आदमियों को भी चारों तरफ से घेर लिया। इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे उन लोगों की मर्जी के बिना रुद्र और उसके आदमी अपनी सांस तक नहीं छोड़ सकते हैं। यह सब तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि इससे भी ज्यादा खतरनाक नजारा तो उसके सामने का था। इस वक्त 2000 से भी ज्यादा लोग पूरी सीढ़ियों में और लिफ्ट में भरे हुए थे और इन सब लोगों ने एक जैसे कपड़े पहने हुए थे। साथ ही साथ ये सब लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। रूड ने जैसे ही इन लोगों की आंखों में देखा तो डर से कांपने लगा। इस वक्त उन सब लोगों की आंखों में एक अलग ही जुनून था। उन सब लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे सब लोग मरने या मारने की तैयारी करके आए थे। रुद्र अभी तक पूरी तरह से पसीना पसीना हो चुका था। उसने घबराते हुए रेहान की तरफ देखकर पूछा, क्या यह सभी लोग तुम्हारे आदमी हैं? रुद्र का सवाल सुनकर रेहान ने जवाब देने के बजाय फिर से सवाल करते हुए उसी से पूछा, हाँ। क्या तुम में अभी भी ऑपरेशन थिएटर में जाकर सर्जन विश्नोई को लाने की हिम्मत है? इस वक्त लास्ट मोमेंट पर जो लोग यहां पर आए थे वे सिर्फ रेहान के टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं थे, बल्कि अमन के सिक्योरिटी गार्ड्स भी थे, जो पूरे टाइम इस पूरे शहर में अमन के अलग अलग बिजनेस को प्रोटेक्ट करते थे। टाइगर सिक्योरिटी गार्ड को आइलैंड से यहां आना था, इसलिए उन्हें यहां पहुंचते पहुंचते थोड़ा टाइम लग गया था और अमन के सिक्योरिटी गार्ड्स भी पूरे शहर में अलग अलग जगह फैले हुए थे, इसलिए उन्हें यहां पहुंचने में भी थोड़ा टाइम लग गया था। इन सभी लोगों के लास्ट मोमेंट पर यहां पहुंचने से रेहान और अमन दोनों की हिम्मत वापस आ गई थी और उन्हें लग रहा था कि अब रुद्र किसी भी तरह से उन्हें नहीं हरा पाएगा। इतने सारे लोगों को अचानक से यहां देखकर और अपनी ऑलमोस्ट जीत को हार में बदलता हुआ देखकर रुद्र अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और साथ ही साथ इतने लोगों को देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कना शुरू हो गया था। उसने अपने मन में सोचा कि एक तरफ इतने ट्रेंड और प्रोफेशनल गार्ड्स हैं और दूसरी तरफ भाड़े के सड़क छाप गुंडे। इन लोगों की मदद से तो मैं कभी भी रेहान को नहीं हरा सकता हूं। चारों तरफ से खुद को हारता हुआ देखकर रुद्र के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा और उसने फाइनली अपनी हार मान ली। इस सिचुएशन में रुद्र कभी भी सर्जन विश्नोई को अपने साथ यहां से नहीं ले जा सकता था, यह पता होते हुए भी कि वह हारने वाला है। अगर अब भी रुद्र बिना किसी वजह लड़ाई लड़ता है तो उससे ज्यादा बेवकूफ और कोई नहीं होगा। यही सब सोचकर रुद्र ने तुरंत अपने दोनों हाथ ऊपर कर लिए और अपनी आंखों को नीचे करते हुए बोला, ठीक है, मैं अपनी हार मानता हूं। मैं ऑपरेशन के बीच से सर्जन विश्नोई को लेकर नहीं जाऊंगा। सर्जरी पूरी होने के बाद ही मैं इन्हें अपने साथ दिल्ली ले जाऊंगा। इस सिचुएशन को देखते हुए रुद्र को तुरंत हार मानता हुआ देखकर रेहान को ना चाहते हुए भी इस बात से इकरार करना पड़ा कि वाकई इस लड़के में दिमाग है और इसे अच्छे से पता है कि इस वक्त अकड़ दिखाकर इसे कुछ नहीं मिलेगा। यही सोचकर उसने मुस्कुराकर कहा, तुमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। मैं यहां बिना वजह की भीड़ नहीं चाहता हूं, इसलिए मैं तुम्हारे इन भाड़े के गुंडों को इस हॉस्पिटल से बाहर भिजवा रहा हूं। रेहान की बात सुनकर रुद्र ने तुरंत कहा, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रुद्र भी जानता था कि अब इन लोगों को यहां रखने का कोई मतलब नहीं है। ये लोग जितनी जल्दी यहां से जाएंगे, सिचुएशन उतनी ही जल्दी नॉर्मल हो जाएगी। हालांकि इस वक्त ये सारे गुंडे मन ही मन काफी ज्यादा नाखुश थे, पर इनमें से किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि यह लोग अपना गुस्सा रेहान या उनके लोगों पर उतार सके। अब जब उनके मालिक को ही उनकी जरूरत नहीं थी तो भला वे लोग यहां रुककर क्या ही करते। इन गुंडों का मालिक ये सब सोच ही रहा था कि तभी एक गुंडे ने थोड़ा रूडली होकर कहा, बॉस, यहां आने से पहले आपने हमें कहा था कि हम सब लोगों को 0 उससे मिलेंगे, इसीलिए अब आप लोग अपनी बातों से नहीं मुकर सकते हैं और ना ही यह कह सकते हैं कि हमने अपनी बेस्ट कोशिश नहीं की। हमें हमारा पैसा चाहिए। उस गुंडे की बात सुनकर दूसरे गुंडे ने कहा, तुमने सही कहा, अगर यहां पर टास्क पूरा नहीं हुआ तो इसमें हमारी गलती नहीं है। हम लोग तो यहां काम करने के लिए इकट्ठा हो ही गए थे। अब बॉस को हर हाल में हमें पैसे देने होंगे। बिना पैसे लिए हम यहां से कहीं नहीं जाएंगे। पहले हमें हमारे पैसे दो, उसके बाद ही हम यहां से जाएंगे। इन लोगों की ऐसी बातें सुनकर रुद्र का दिमाग फटने लगा। उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था
कि इस सिचुएशन में भी यह लोग अपना पैसा लेने के लिए इस तरह से सीन क्रिएट करेंगे। असल में अगर देखा जाए तो इस वक्त रुद्र सच में इन लोगों को किसी भी बात के पैसे नहीं देना चाहता था, पर वह जानता था कि अगर उसने ऐसा किया तो यह लोग इस अनजान शहर में उसी पर हमला कर देंगे, और अगर उसे सही तरीके से इस मामले को निपटाना है तो उसे इन लोगों को के पैसे देने की होंगे, और वैसे भी छोटे मोटे पैसे उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। रूद ने एक बार रेहान की तरफ देखा, जिसके एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा रूड दिखाई दे रहे थे। इस वक्त रूद को रेहान की आंखों में अपने लिए कोई खास सिंपैथी नजर नहीं आ रही थी, इसलिए उसने सोचा कि वह तुरंत इन लोगों को इनका पैसा दे दे, जिससे कम से कम यह लोग तो उसके दुश्मन नहीं बनेंगे। यही सब सोचकर रूद ने अपने गुस्से को शांत किया और अपने असिस्टेंट से इन सब लोगों को 10 माइन शून्य देने के लिए कह दिया। इस वक्त रुद्र का दिल और दिमाग गुस्से से फटने को हो रहा था, क्योंकि कुछ ही पल में उसे इतनी ज्यादा हार देखने को मिल गई थी। उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि उसका दुश्मन इतना ज्यादा ताकतवर होगा और उसके पास इतने प्रोफेशनल बॉडीगार्ड होंगे, और दूसरी तरफ जिन गुंडों को रूड लेकर आया था वह सब तो पैसों के लिए उसी के सिर पर चढ़कर उसी की जान खा रहे थे। रूद रॉय परिवार का बेटा था, भला कोई उससे इस तरह की बहस कैसे कर सकता था? यही सब सोचकर रूद का ईगो हर्ट हुए जा रहा था। इन सब गुंडों के जाने के बाद रुद्र अपने कुछ साथियों को लेकर वहां से जाने की तैयारी करने लगा, पर तभी रेहान ने अपने एक सबॉर्डिनेट को इशारा किया कि वे लोग रुद्र को यहीं रोक ले। रुद्र ने जब रेहान के इशारे को देखा तो उसका दिल थोड़ा घबरा गया। उसने अपने आसपास रेहान के आदमियों को देखकर रेहान से पूछा, अब क्या हुआ? मेरे सारे लोग यहां से जा चुके हैं, क्या अभी भी तुम मुझे यहां से नहीं जाने दोगे? रूड की बात सुनकर रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा, वह सब तो हल्की फुल्की चिंगारी थी जो तुम्हां कहने पर यहां आए थे, पर इन सब लोगों को यहां लाने वाले मास्टरमाइंड तो तुम थे ना, और तुमसे बात करने का मुझे पाम कर आए अभी तक मौका भी नहीं मिला है, इसलिए जब तक ऑपरेशन पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं आराम से बैठकर तुमसे बात ही कर लेता हूं। रुद्र को रेहान की बात कुछ समझ में नहीं आई। उसने थोड़ा डरते हुए कहा, बात क्या बात करनी है तुमको मुझसे? रुद्र का सवाल सुनकर रेहान ने उसे हाथ दिखाते हुए कहा, इधर आओ। रेहान की बात सुनकर रुद्र बहुत ही ध्यान से एक एक कदम रेहान की तरफ बढ़ाने लगा। जैसे ही रुद्र रेहान के थोड़ा पास पहुंचा तो रेहान ने अपने दोनों हाथों को स्ट्रेस्ड आउट करते हुए रुद्र को हल्का धक्का दिया, जिससे वो बेदवागी जाकर पास वाली कुर्सी पर बैठ गया। रुद्र कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही रेहान ने उससे कहा, तुमने अपने लोगों के साथ तो अकाउंट सेटल कर लिया, अब मेरी बारी है, क्यों ना यहां पर भी अकाउंट सेटल कर लिया जाए? रुद्र उस कुर्सी पर से खड़े होने की बार बार कोशिश कर रहा था, पर आसपास रेहान के सबॉर्डिनेट्स उसे खड़ा ही नहीं होने दे रहे थे। ठीक है, आखिर में रुद्र ने हार मानते हुए रेहान से कहा, क्या सेटल करना है तुम्हें? रेहान ने रुद्र को वहां से जाने से रोक दिया और उसे अपने पास बुलाकर एक पंच मारकर वहीं पास वाली कुर्सी पर बैठा दिया। रुद्र उस जगह से खड़ा होना चाहता था, पर आसपास इतने सारे बॉडीगार्ड देखकर उसकी हिम्मत ही नहीं हुई और वह चुपचाप दरा समासा रेहान से बोला, तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो? अब अभी रेहान को एहसास हुआ कि उसके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं हैं। हालांकि उसके पास बहुत सारे बिजनेस है जो उसके अपने हैं और उसे बहुत ज्यादा फायदा होता है। और फिर आइलैंड खरीदने के बाद और उस पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करने के बाद रेहान के पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं बच गए थे, और इस वक्त रेहान को रुद्र के तौर पर एक अच्छा सा बैंक बैलेंस दिख रहा था जो खुद चलकर उसके दरवाजे पर आया था। रेहान को बस अब इसे हर हाल में कैश करना था। यही सब सोचकर रेहान ने एक नजर रुद्र की तरफ देखा, जो इस वक्त बहुत ज्यादा डरा और सहमा लग रहा था। यही सब देखकर रेहान ने बहुत ही प्यार से मुस्कुराते हुए और मीठी आवाज में रुद्र से कहा, मुझे अभी पता चला कि तुम दिल्ली के 4 सबसे ताकतवर परिवारों में से एक रॉय परिवार के बड़े बेटे हो। तुम इतनी बड़ी पोजीशन पर हो, इसलिए तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा। हंगा जैसे ही रुद्र ने रेहान की बात सुनी तो उसने गहरी लंबी सांस ली और अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करने लगा। तभी रेहान ने आगे उससे कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर रुद्र की धड़कन एकदम से तेज हो गई और उसका कलेजा ऑलमोस्ट उसके गले तक आ गया। असल में रेहान ने रुद्र से कहा कि आज तुमने जो भी किया है उससे हम लोगों को कोई ज्यादा सीरियस नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि तुम्हारी वजह से हमें बहुत ज्यादा मेंटल टॉर्चर बर्दाश्त करना पड़ा है और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा टेंशन लेनी पड़ी है। रुद्र
थोड़ा थोड़ा समझ रहा था कि रेहान उससे कुछ तो ऐसा कहेगा जो शायद उसके फेवर में ना हो। यही सोचकर रुद्र ने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए रेहान से पूछा, हाँ तो अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? जो भी कहना है साफ साफ कहो। रुद्र की बात सुनकर रेहान ने मुस्कुराते हुए और उसका कंधा थपथपाते हुए कहा, ठीक है, वैसे भी मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग बहुत पसंद है। 10 मिलियन रुपए। मैं चाहता हूं कि तुम हमें मेंटली इतना परेशान करने के लिए 10 मिलियन रुपए सिर्फ दे। जैसे ही रुद्र ने यह बात सुनी तो उसने हैरानी से चिल्लाते हुए कहा, व्हाट 10 मिलियन? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या? रुद्र की बात सुनकर रेहान ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा, तुम तो रॉय परिवार के बड़े बेटे हो, इस हिसाब से तुम्हारी पॉकेट मनी मिलियन रब से ज्यादा होनी चाहिए। मैंने सही कहा ना? अच्छा, अब समझ आया, शायद तुम्हें ये पैसे बहुत कम लग रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, अब तुम इतना स्टेटस कॉन्शियस हो ही रहे हो तो तुम मुझे 20 मिलियन रब दे देना। ये रुपए तुम्हारे स्टेटस से पूरी तरह मैच करेंगे। ईशानी और निशा ने जब देखा कि रेहान जानबूझकर रुद्र को परेशान कर रहा है तो उन्होंने अपनी हंसी छुपाने के लिए अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उन्हें मन ही मन बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी और खुशी भी हो रही थी, क्योंकि वह चाहती थी कि रुद्र जैसे इंसान के साथ ऐसा ही हो। इस वक्त रेहान और बाकी सब लोग रुद्र की हरकतों की वजह से मन ही मन उससे बहुत ज्यादा गुस्सा थे, पर वे जानते थे कि रुद्र रय परिवार का बेटा है, इसीलिए डायरेक्टली उससे पंगा लेना ठीक नहीं होगा। और वैसे भी यह मैटर इतना भी ज्यादा सीरियस नहीं था। ऐसे में बिना वजह रॉय परिवार से पंगा लेना रेहान और बाकी सब लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता था। हालांकि रुद्र को यह लोग कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, पर इतनी आसानी से भी नहीं जाने दे सकते थे। और रेहान ने जो तरीका निकाला था उसे ना सिर्फ रेहान का बल्कि बाकी सब लोगों का गुस्सा भी कम हो रहा था, और हर वक्त स्टेटस और पावर की बात करने वाले रुद्र को एक अच्छा खासा लेसन भी मिल रहा था। इस वक्त रुद्र का चेहरा बिल्कुल बेवकूफ वाला बना हुआ था। उसे मन ही मन में रह रहकर डाउट हो रहा था। उसने अपने मन में सोचा कि उसके एक बार हैरान होने से रेहान ने सीधा 10 मिलियन रुपए से 20 मिलियन रुपए कर दिया। अगर वह कोई बैंक भी लूटता तो भी उसे इतने पैसे कहीं से नहीं मिलने वाले थे। रेहान ने जब रुद्र का ऐसा बेवक फोन वाला चेहरा देखा और यह देखा कि रुद्र अब भी कुछ भी नहीं बोल रहा है तो उसने थोड़ा सा नाखुश होते हुए कहा, क्या हुआ? क्या तुम्हें यह पैसे भी कम लग रहे हैं? लगता है यह भी तुम्हारे स्टेटस के बराबर नहीं है। ठीक है, अगर तुम चाहो तो मैं और पैसे ऐड कर देता हूं। जैसे ही रुद्र ने यह बात सुनी तो उसका चेहरा एकदम से पीला पड़ गया। उसने अपने मन में सोचा, कहीं रेहा और पैसे तो ऐड करने वाला नहीं है। उसने अपने मन में सोचा कि अगर मैंने एक और शब्द कहा तो यह सीधा 10 मिलियन रुपए और जोड़ देगा, और इतने पैसे तो मेरे दादाजी भी इसे नहीं दे पाएंगे। यही सब सोचकर उसने जल्दी से अपना हाथ दिखाते हुए रेहान को रोकते हुए कहा, नहीं नहीं, मेरे मन में फिलहाल और कोई इंटेंशन नहीं है, यह मेरे स्टेटस के बिल्कुल बराबर है। जैसा तुमने कहा, मैं 20 मिलियन रुपए देने को तैयार हूं। रूप की बात सुनकर रेहान ने अपने हाथों से ताली बजाते हुए कहा, गुड, दैट इज ग्रेट। अब मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझने लगा हूं, मानना पड़ेगा। रहीसी तुम में साफ झलक रही हैं। जैसे ही रुद्र ने रेहान की यह बात सुनी तो उसका दिल रोने को करने लगा। उसने अपने मन में सोचा कि यह स्टेटस बोलकर 20 मिलियन का चूना लगा गया। मुझे भले ही रुद्र काफी बड़े परिवार से था, पर फिर भी उसके नाम पर ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं थी और ना ही उसके पास ज्यादा कैश था। 20 मिलियन रुपए उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी। वाकई आज रेहान ने रुद्र से 20 मिलियन रुपए नहीं मांगे थे, बल्कि रुद्र से उसकी किडनी मांग ली थी। रुद्र को तो इस वक्त ही रह रहकर इस बात का डर लग रहा था कि वह कैसे इतने रुपए रेहान को फ्री में दे दे। हालांकि बिना रुपए दिए रेहान उसे यहां से जाने नहीं देने वाला था, इसलिए ना चाहते हुए भी अपने दिल को मजबूत करके रुद्र ने 20 मिलियन रुपए रेहान के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। रेहान ने देखा कि रुद्र ने ईमानदारी से सारे पैसे उसकी आंखों के सामने ट्रांसफर कर दिए थे। यह देखकर रेहान को मन ही मन में काफी ज्यादा खुशी हो रही थी। ये उसने अपने मन में सोचा कि रुद्र को लेसन सिखाने के चक्कर में आज उन लोगों का अच्छा खासा एंटरटेनमेंट हो गया था, और साथ ही साथ रुद्र जिंदगी भर इस बात को नहीं भूलेगा। रेहान का तो मन कर रहा था कि वह रुद्र को आज से मनी गिफ्टिंग बॉय नाम से पुकारे। अगर रुद्र इसी तरह रोज किसी न किसी तरह उसे परेशान करता रहा या उसके काम में अड़ंगा डालता रहा तो जल्दी ही रेहान काफी ज्यादा अमीर बन जाएगा। इस वक्त बेचारा रुद्र मन ही मन में रो रहा था। भले ही उसकी आंखों में पानी नहीं थे, पर उसे अब ऐसा लग रहा था
जैसे इस शहर में आकर उसने सबसे बड़ी गलती कर दी। किसे पता था कि इस शहर में वह डॉक्टर को बुलाने नहीं बल्कि अपनी सारी कमाई लुटाने आ रहा है। खैर, यह हिजू था, दिल्ली नहीं। इसीलिए रूद चाहकर भी अपनी पावर और अपनी पोजीशन का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, और यह शहर रूद के लिए पूरी तरह से अनजान शहर था। तभी रुद्र ने अपने गुस्से को दबाते हुए रिहान से कहा, अब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है ना? तुमने जितने पैसे कहे थे मैंने उतने पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं क्या? अब मैं जा सकता हूं? रूद की बात सुनकर रिहान ने अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहां जाना चाहते हो? पर कहा। जैसे ही रूड ने रिहान की बात सुनी तो उसने हैरान होते हुए अपना सिर ऊपर उठाया। इस वक्त उसकी आंखों में काफी ज्यादा गुस्सा तैर रहा था। उसने गुस्से से कहा, तुम्हें अपनी बात पर कायम रहना चाहिए। मैं पहले ही तुम लोगों से माफी मांग चुका हूं, और साथ ही साथ तुमने जितना कहा उतना पैसा मैंने तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। पर फिर भी तुम मुझे यहां रोकना चाहते हो। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं रॉय परिवार का बेटा हूं, और रॉय परिवार के बेटे को परेशान करना बच्चों का खेल नहीं है। अपनी बात कहने के बाद रुद्र ने अपने चारों तरफ खड़े हुए बॉडीगार्ड की तरफ देखा और उसके बाद गुस्से से कहा, तुम लोग याद रखना, अगर मुझे लड़ना होगा तो मैं तब तक तुम लोगों से लड़ता रहूंगा जब तक मैं मर नहीं जाता। रूप का इतना लंबा चौड़ा भाषण सुनकर रेहान ने अपना हाथ दिखाते हुए उसे चुप रहने के लिए कहा, और उसके बाद उससे बोला, क्या लगता है तुम्हें? क्या तुम कुछ पैसे देकर कहीं भी चले जाओगे? तुम्हें सच में लगता है कि तुमने हमें जो इतना परेशान किया है उसके लिए हम तुम्हें सिर्फ ये कुछ पैसे लेकर छोड़ देंगे? इतना कहने के बाद रेहान ने अपनी टोन को थोड़ा स्वीट कर लिया और फिर रूद से कहा, मेरा मतलब है कि क्या तुम यहां बैठकर सर्जन बिश्नोई का इंतजार नहीं करना चाहते? मुझे लगता है कि तुम्हें सर्जरी पूरी होने तक का इंतजार करना चाहिए। उसके बाद तुम जहां चाहो वहां सर्जन बिश्नोई को अपने साथ ले जा सकते हो। जैसे ही रुद्र ने रेहान की बात सुनी तो उसने हैरान होते हुए रेहान से कहा, तुम मान गए हो क्या? सच में मैं सर्जन बिश्नोई को अपने साथ लेकर जा सकता हूं? रुद्र की बात सुनकर रेहान ने दांत दिखाते हुए हंसकर कहा, क्या तुम्हें ठीक से सुनाई नहीं देता है? मैं तो शुरू से यही कह रहा हूं कि तुम डॉक्टर बिश्नोई को जहां लेकर जाना चाहो वहां ले जा सकते हो, पर मेरे दोस्त की सर्जरी पूरी होने के बाद। और हां, यह सर्जन नोई पर है कि वह तुम्हारे साथ दिल्ली जाना चाहते हैं या नहीं। मुझे इसमें बिल्कुल नहीं पड़ना है। मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरे दोस्त की सर्जरी पूरी हो जाए और वह ठीक हो जाए। रेहान की बात सुनकर रुद्र ने बच्चों की तरह खुश होते हुए कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम मुझे डॉक्टर बिश्नोई को यहां से ले जाने से नहीं रोकोगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि सर्जन बिश्नोई को मेरे साथ चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस वक्त रुद्र अपने मन ही मन में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था। उसे लग रहा था कि सर्जन बिश्नोई सिर्फ एक सर्जन है और वह कभी भी रू के साथ जाने के लिए मना नहीं करेंगे। हालांकि उनका नाम पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस है, पर फिर भी वह इतने बड़े परिवार से सर्जरी का इनविटेशन आने पर उन्हें कभी मना नहीं करेंगे। लगभग 8 घंटे तक बहुत ही बेसब्र से इंतजार करने के बाद फाइनली ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुल गया था। जुनेद, जो इस वक्त एनेस्थीसिया की वजह से बेहोश था, उसे अभी भी वेंटिलेटर पर रखा गया था और एक स्पेशल केयर यूनिट में ऑपरेशन थिएटर से उसे ट्रांसफर किया जा रहा था। जब जुनेद को ले जाया जा रहा था तो निशा बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई और रोते हुए के साथ साथ उस स्पेशल यूनिट की तरफ जाने लगी। वहीं रिहान सीधा उस सर्जन के पास गया जो अभी अभी ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ रहा था। उस सर्जन के हाव भाव देखकर रिहान को लगा कि जरूर यही सर्जन बिश्नोई होंगे, इसीलिए उसने तुरंत उनके सामने जाकर उनसे पूछा, डॉक्टर, अब जुनैद की हालत कैसी है? रिहान के सामने खड़े सर्जन बिश्नोई ने अपने चेहरे का मास्क उतारा और उसके बाद बहुत ही थकी हुई आवाज में कहा, सर्जरी एकदम आराम से हो गई है और हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि मिस्टर खान को कोई दिक्कत ना हो। मैं जो कर सकता था मैंने सब किया। अब बाकी सब कुछ ट्रीटमेंट प्रोसेस और रिकवरी एक्सरसाइज पर डिपेंड करता है। जैसे ही रिहान ने सर्जन बिश्नोई की बात सुनी तो उसने बहुत ज्यादा पोलाइट होते हुए सर्जन से कहा, थैंक यू सो मच। आई रिहान इससे आगे अपनी बात पूरी कर पाता कि तभी उसकी नजर रुद्र पर गई, जो भागा भागा सर्जन बिश्नोई की तरफ ही आ रहा था। सर्जन बिश्नोई के पास पहुंचते ही रुद्र ने बिना उनकी बात सुने सीधे उनसे कहा, आप जरूर सर्जन बिश्नोई है ना? मैं रूद रॉय हूं। रॉय खानदान का बड़ा बेटा। मेरे दादाजी को तुरंत सर्जरी की जरूरत है और यह सर्जरी सिर्फ आप ही कर सकते हैं। आपको मेरे साथ दिल्ली चलना होगा।
रूप का ऐसा ऑर्डर देने वाला रवैया देखकर रेहान ने हैरानी से अपना सिर पकड़ लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह लड़का हर वक्त इतना एरोगेंट क्यों रहता है। उसे इस वक्त सर्जन बिश्नोई से अपने साथ चलने की रिक्वेस्ट करनी चाहिए, पर रिक्वेस्ट करने के बजाय यह सीधा उन्हें ऑर्डर दे रहा था। भगवान जाने रेहान के इतने परेशान करने और उसे सबक सिखाने के बाद भी इस लड़के में 1% भी दिमाग नहीं आया। आपको क्या लगता है, क्या सर्जन बिश्नोई रुद्र के साथ उसके दादाजी की सर्जरी करने के लिए दिल्ली जाएंगे? जैसे ही रुद्र ने सर्जन बिश्नोई को देखा तो वह तुरंत उनके पास गया और उनसे बोला कि उन्हें उसके दादाजी की सर्जरी करनी होगी और इसके लिए उन्हें तुरंत उसके साथ दिल्ली जाना होगा। रूप का इस तरह का कमांडिंग बिहेवियर देखकर रेहान को काफी ज्यादा हैरानी हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई इंसान अपना मतलब निकालने के लिए कैसे किसी दूसरे पर हुक्म चला सकता है। रूप को अच्छे से पता है कि इस वक्त उसे बिश्नोई की बहुत ज्यादा जरूरत है, पर फिर भी वह बिश्नोई से रिक्वेस्ट करने के बजाय उन पर हुक्म चला रहा था। हाँ, यह बात सच है कि बिश्नोई और रुद्र रॉय के स्टेटस में दिन रात का अंतर था, पर फिर भी बिश्नोई एक डॉक्टर है, एक ऐसे डॉक्टर जो लोगों को उनकी बीमारी से निजात दिलाते हैं और बाद उन्हें दूसरा दर्जा दिया जाता है, जहां हर वक्त लोग डॉक्टर को इज्जत के साथ बुलाते हैं। वहीं रुद्र उन पर अपने पैसे और रुतबे का रोब झाड़ रहा था। रुद्र की बात सुनकर इस वक्त विष्णु ई के चेहरे पर काफी ज्यादा एम्बेरसमेंट नजर आ रही थी। रुद्र को देखकर उन्होंने बहुत ही आराम से पूछा, क्या अब हम लोगों को दिल्ली जाना होगा? पर यहां अभी भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जिन्हें मुझे पूरा करना है। बिश्नोई ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि तभी रुद्र ने बहुत ही बदतमीजी के साथ अपना हाथ उन्हें दिखाते हुए उन्हें बीच में ही रोक दिया और फिर उनसे बोला, यहां चाहे जो भी काम क्यों ना बाकी हो, आप उन सबको पोस्टपोन कर दीजिए। आपके लिए फिलहाल सबसे ज्यादा जरूरी काम मेरे दादाजी की सर्जरी करना होना चाहिए। आप तुरंत मेरे साथ एयरपोर्ट चलिए, मेरा प्राइवेट प्लेन वहीं खड़ा है, हम तुरंत वहां से दिल्ली चले जाएंगे। एकदम से एक और सर्जरी करने के बारे में सुनकर बिश्नोई को समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरह से रिएक्ट करे। उन्होंने आधे अधूरे शब्दों के साथ कहा, पर वो बिश्नोई इसके आगे कुछ कह पाते। उससे पहले ही रुद्र ने उन्हें बीच में ही रोकते हुए कहा, पर वह कुछ नहीं, आपको मेरे साथ चलना ही होगा और आप परेशान मत होइए। जैसे ही आप मेरे दादाजी का अच्छे से ऑपरेशन कर देंगे तो राय परिवार आपको काफी अच्छे से ट्रीट करेगा और आप जो मांगेंगे आपको वो मिल जाएगा। इतना कहकर रुद्र ने अपने सब ऑर्डिनेंस को इशारा किया कि वे लोग बिश्नोई को अपने साथ लेकर चले। बिश्नोई को तो इस वक्त रिएक्ट करने तक का टाइम नहीं मिला था। रुद्र की ऐसी हरकतें देखकर अमन ने कहा, यह लड़का तो मुझसे भी ज्यादा गया गुजरा है। मैं कम से कम इतनी ज्यादा बदतमीजी तो नहीं करता। अमन को खुद के मुंह से खुद की तारीफ करता हुआ देखकर रेहान ने नासमझी से अपना सिर हिला दिया और उसके बाद अमन से कहा, मैं सच में सर्जन बिश्नोई का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता था, पर इस लड़के ने मुझे वह भी नहीं करने दिया। मैं उन्हें ठीक से थैंक यू कह पाता। उससे पहले ही रुद्र उन्हें अपने साथ ले जाने लगा। ईशानी जो अमन के साथ ही खड़ी थी, उसने रेहान से सवाल करते हुए पूछा, अगर ऐसी बात है तो आपने उसे रोका क्यों नहीं? वह कैसे किसी को भी उसकी मर्जी के बिना कहीं भी लेकर जा सकता है? ईशानी की बात सुनकर रेहान ने ना में अपना सिर हिला दिया और फिर मुस्कुराते हुए बोला, हम उसे नहीं रोक सकते थे। भले ही रुद्र में सब्र और संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है, पर फिर भी वह अपने दादाजी से बहुत प्यार करता है और इसी वजह से सर्जन बिश्नोई को अपने साथ लेकर जाना चाहता है। और फिर हमारा काम तो हो गया है, ना तो हम किस हक से उसे ऐसा करने से रोक सकते हैं। रेहान की बात सुनकर रमन ने उससे कहा, रेहान आप अभी भी बहुत नरमी से पेश आ रहे हैं। अगर आपकी जगह में होता तो मैं इसे यही किसी कमरे में बंद कर देता और कभी भी इसे सर्जन बिश्नोई को यहां से नहीं लेकर जाने देता। इतना कहकर अमन ने बच्चों की तरह अपना मुंह फुला लिया। अमन की बात सुनकर रेहान ने अपने चेहरे पर मुस्कान ला दी और उसके बाद आगे कुछ भी नहीं कहा। तभी कुछ सोचकर रेहान ने विमन को हाथ से इशारा करते हुए अपने पास बुलाया और फिर उससे कहा, मैं तुम्हें 20 मिलियन रुपए का फंड ट्रांसफर कर रहा हूं। तुम हिजू से इमरजेंसी सामान खरीद लो और अपने साथ 500 टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स को इसी वक्त औरंगाबाद ले जाओ और जाकर खान अंकल की मदद करो। कुछ दिन तक वहीं रुकना और अगर खान अंकल को किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे तुरंत बता देना। विमन ने रेहान की कमांड सुनते ही तुरंत जवाब में कहा, ओके बॉस, आपने जैसा कहा है वैसा हो जाएगा। मैं अभी इस काम को पूरा करने में लग जाता हूं। रेहान ने
रूड से जो 20 मिलियन रुपए लिए थे उसे वह अपने पास नहीं रखना चाहता था, क्योंकि उसके जुनैद के और अमन के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी और 20 मिलियन रुपए उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। पर फिलहाल औरंगाबाद के लोगों के लिए यह रकम बहुत बड़ी थी। इस रकम से उन लोगों को बहुत सारी मदद मिल सकती थी जब पूरी दुनिया लगातार आगे बढ़ रही थी। उस वक्त औरंगाबाद शहर बाढ़ और तूफान की तबाही के बीच फंसा हुआ था। ऐसे में उन बेघर और बेसहारा लोगों की मदद करना रेहान और बाकी सब लोगों को सबसे ज्यादा जरूरी लग रहा था। बाढ़ की वजह से पूरे शहर और गांव के लोगों के पास इस वक्त ना रहने के लिए घर था और न खाने के लिए कोई सामान। इस वक्त वहां सभी लोगों को साफ पानी और पेट भरने खाने की जरूरत थी और साथ ही अच्छे टेंट और साफ कपड़ों की भी। और सबसे ज्यादा जरूरत थी इमरजेंसी मेडिसिन की। फिलहाल रेहान वापस औरंगाबाद जाने के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा था, पर अभी भी वह वहां के लोगों की मदद करना चाहता था। रेहान को अपने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड पर बहुत ज्यादा भरोसा था और यह लोग हमेशा से उसके लिए बहुत ज्यादा ईमानदार रहे हैं। इसीलिए रेहान ने इन लोगों पर भरोसा दिखाते हुए इन्हें औरंगाबाद भेजा था। वह जानता था कि यह लोग वहां सब कुछ संभाल लेंगे और उसको बिल्कुल भी निराश नहीं हो देंगे। रेहान ने तुरंत विमन के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए और उसे सब कुछ हैंडल करने की जिम्मेदारी दे दी। यह सब कुछ करने के बाद रेहान ने फरहाद को कॉल किया। कॉल रिसीव करते ही फरहाद का पहला सवाल यही था, रेहान, जुनैद की सर्जरी कैसी जा रही है? एक रिंग जाते ही उन्होंने तुरंत फोन रिसीव कर लिया था और यह देखकर साफ पता चल रहा था कि वह भी काफी देर से रेहान के फोन का इंतजार कर रहे थे। रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा, खान अंकल आप चिंता मत कीजिए, सर्जरी एकदम आराम से हो गई है और यह सर्जरी इस दुनिया के बेस्ट सर्जन विश्नोई ने की है। जैसे ही फरहाद ने रेहान की बात सुनी तो उनके दिल को एक गहरा सुकून मिला। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे काफी टाइम से उन्होंने ठीक से सुकून भरी सांस भी नहीं ली थी। रेहान की बात सुनकर फरहाद ने थोड़ा रिलैक्स होते हुए कहा, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे अब जाकर थोड़ा सुकून महसूस हो रहा है। सच कहूं तो पिछले कुछ घंटों से मैंने एक घूंट पानी तक नहीं पिया। मुझे बस यही चिंता हो रही थी कि जुनैद को कुछ हो ना जाए, पर अब तुमने इतनी अच्छी खबर दी है तो मैं चैन की सांस ले पा रहा हूं। फरहाद की बात सुनकर रेहान ने उन्हें रिलैक्स करते हुए कहा, खान अंकल आप प्लीज चिंता मत कीजिए, मैं और अमन यहां पर सब कुछ संभाल लेंगे। रेहान की बात सुनकर फरहाद ने उसे शुक्रिया अदा करते हुए कहा, थैंक यू सो मच रेहान, आपने मेरे परिवार की बहुत ज्यादा मदद की है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपका यह एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा। फरहाद की बात सुनकर रेहान ने हंसते हुए कहा, प्लीज अंकल आप बार बार एहसान की बात मत कीजिए। वैसे भी मैंने यह सब कुछ आपके बेटे के लिए नहीं बल्कि अपने दोस्त के लिए है। और हाँ, मैं वापस औरंगाबाद नहीं आ रहा हूं। हालांकि मैंने अपने 500 सब ऑर्डिनेंस को जरूरी सामान देकर औरंगाबाद भेज दिया है। जैसे ही वे लोग औरंगाबाद पहुंच जाए तो प्लीज आप वहां किसी को भेज देना ताकि सारा जरूरी सामान सही टाइम पर जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जा सके। अगर डिजास्टर रिलीफ के तहत आपको औरंगाबाद के लोगों के लिए कुछ और भी करना हो या फिर आपको किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो प्लीज आप मेरे लोगों को बता दीजिएगा। मैंने उन्हें कह दिया है, वे आपकी सारी बात मानेंगे। रेहान की बात सुनकर फरहाद ने मन ही मन रेहान को बहुत दुआएं दी और उसके बाद रेहान के साथ थोड़ी देर और बातें करके फरहाद ने फोन रख दिया। वैसे तो उन सेलिब्रिटी की रिक्वेस्ट पर बहुत सारे लोग औरंगाबाद शहर पहुंच गए थे और यहां के लोगों की मदद कर रहे थे, पर यह सब लोग अभी भी काफी नहीं थे यहां पर मदद करने के लिए। इतने लोग होने के बाद भी कम पड़ रहे थे। इसीलिए रेहान के भेजे हुए 500 लोग और उनके साथ जो सप्लाई आने वाली थी वह सब इस शहर के लोगों के लिए और भी ज्यादा मददगार होने वाली थी। फरहाद को इस बात की खुशी थी कि रेहान ने उन्हें जो आइडिया दिया था वह काम कर गया था। नटराज की मूर्ति के लालच में ही सही, पर इन लोगों ने वाकई बहुत अच्छा काम किया था और दूर दूर तक इस वक्त यह बात फैल चुकी थी कि औरंगाबाद में काफी तबाही मची हुई है। यहाँ के हालात देखकर बहुत सारे फ्री और सेवा करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस ने भी मदद के लिए अपना हाथ बढ़ा दिया था। एक तरह से देखा जाए तो इंडिया के लगभग हर एक कोने से लोग औरंगाबाद पहुंचकर यहाँ के लोगों की क्या मदद कर रहे थे। औरंगाबाद शहर इंडिया के बीचों बीच पड़ता था, इसीलिए जो लोग साउथ और ईस्ट से मदद करना चाहते थे उन्हें यहां पहुंचने में भी टाइम लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ जब अमन ईशानी और बाकी सब लोगों ने सुना
कि रिहान ने औरंगाबाद के लोगों की मदद करने के लिए बिना ज्यादा सोचे समझे 20 मिलियन रुपए, जितनी बड़ी रकम 1 मिनट में दे दी है, तो यह देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा रिहान से इंप्रेस हो गए। इस वक्त सबको मन ही मन में यही लग रहा था कि रिहान ने आज वाकई बहुत अच्छा काम किया है। उसने सिर्फ रूद को एक अच्छा खासा सबक ही नहीं सिखाया, बल्कि उसके जैसे बेलगाम घोड़े से 20 मिलियन रुपए निकलवा कर उसे डोनेट भी करवा दिया था। वाकई यह सब कुछ करना इतना आसान नहीं था, पर रिहान ने बहुत ही दिमाग से और सबसे रूप से बदला लिया था। यह सारी बातें सोचकर ईशानी ने धीरे से अमन से कहा, देखा तुमने, तुम भी थोड़ा बहुत अपने दोस्त से सीख लो। रिहान हर चीज को कितने अच्छे से करते हैं, तुम्हारी तरह नहीं, हर वक्त अपनी धुन में रहते हो। अमन ने जब देखा कि उसकी मंगेतर उसकी तारीफ करने के बजाय रिहान की तारीफ कर रही है, तो उसने थोड़ा नाराज होते हुए धीरे से कहा, इसमें देखना क्या है? ऐसा नहीं है कि मैंने पहले कभी इस तरह के काम नहीं किए हैं। असल में शूटिंग के दौरान अमन ने मलाइका से बहुत सारे पैसे लूट थे, जो लगभग 10 मिलियन से भी ज्यादा थे। और उन पैसों से रिहान ने ग्रुप आर्टिस्ट को पहली बार 5 स्टार होटल का खाना खिलाया था, जिस वजह से उसकी फिल्म को काफी ज्यादा पॉपुलर मिली थी। हालांकि आज भी यह बात मलाइका को नहीं पता है। अगर उसे यह बात पता चली तो पता नहीं वह किस तरह से रिजेक्ट करेगी। हालांकि फिर भी मलाइका रिहान और अमन का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। ईशानी ने जब देखा कि अमन उसकी बात से सहमत नहीं हो रहा है, तो उसने धीरे से अमन का एक कान मोड़ते हुए उसे कहा, तुम्हें बस अपनी तारीफ करवाना अच्छा लगता है। अगर लोग तुमसे अच्छा काम कर रहे हैं तो मैं उनकी तारीफ करूंगी। अगर तुम कर सकते हो तो तुम भी करो। ईशानी ने इतनी तेज अमन का कान मरोड़ा था कि अमन को दर्द होने लगा था। उसने दर्द से कराहते हुए कहा, हाँ ठीक है, अब प्लीज मेरा कान छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अमन और ईशानी को इस तरह एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक करता हुआ देखकर और एक दूसरे को परेशान करता हुआ देखकर रिहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसकी वजह से इन दोनों को थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस हो। इसीलिए उसने मैगी को इंस्ट्रक्शन दिया कि व्योसाई गन में तुरंत यहां बचे हुए बाकी सभी टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स को इकट्ठा करें और उन्हें वापस रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड जाने के लिए कह दे। यहां जो भी छोटी मोटी परेशानी आई थी वह अब सॉल्व हो चुकी थी और अब इतने सारे लोगों की यहां पर कोई जरूरत नहीं थी। पहले ही इतने सारे लोगों के यहां आने की वजह से हॉस्पिटल के लगभग सभी लोग, यहां तक कि डॉक्टर भी रिहान और बाकी सब लोगों को ही देख रहे थे। यहां जितने भी ऑर्डिनरी लोग थे उन्हें नहीं पता था कि यहां पर यह सब कुछ क्या चल रहा है, इसलिए तुरंत ही चारों तरफ यह खबर फैल गई और लोग अलग अलग तरह से अपना दिमाग चलाने लगे। रिहान ने अपने सारे बॉडीगार्ड से कह दिया था कि वह लोग वापस आइलैंड चले जाएं, क्योंकि इतने सारे लोगों को देखकर हॉस्पिटल में आज सभी लोगों का ध्यान बस रिहान की तरफ ही था। और कहीं ना कहीं इस वक्त आसपास ऐसी खबर फैल रही थी कि यहां पर टेररिस्ट अटैक हुआ है। ऐसी सिचुएशन देखकर इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर कुतुब की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और वह बहुत ज्यादा डर गए थे। और तभी